चैप्टर 46। जिन वू का दिल ऊपर नीचे उछला। वास्तव में ये काफी डरावना था कि न जाने किस तरह की खोज सामने आएगी। हालांकि उसकी प्रत्याशा उसके डर से भी अधिक थी। जब वह खोज शुरू करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में था, तो उसने अपने फोन का उपयोग किसी की कक्षा बदलने से संबंधित विषयों को ऑनलाइन खोजने के लिए किया। नए कौशल, किसी के विकास के लिए लाभ, एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित विशेष हथियार। कनेक्टेड क्वेस्ट। निश्चित रूप से वे सभी वीडियो गेम से थे, लेकिन स्वीकृत मानदंड ये था कि किसी के वर्ग को बदलने से कई लाभ होंगे। और स्तर 40 वह था जब मुझे अपनी कक्षा मिल सकती थी। निस्संदेह ये सब अच्छी खबर भी नहीं थी। जब वह ऑनलाइन फोरम ब्राउज करता था तो उसे अक्सर अशुभ लगने वाले थ्रेड शीर्षक दिखाई देते थे। मैंने गलत कक्षा चुनी और अब मैं निराश हो गया हूं। अगर मुझे पता होता तो मैं एक अलग वर्ग के साथ जाता। बहुत बुरे निर्णयों के एक क्षण के बाद मैं अपना सबसे प्रिय खेल छोड़ रहा हूं और सामान्य समाज में लौट रहा हूं। क्या मुझे इस चरित्र को मिटा देना चाहिए और सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए? खैर, ये भी वैसे भी वीडियो गेम से संबंधित थे। उसे निश्चित रूप से यहां चिंता करने की बहुत कम आवश्यकता थी, क्योंकि अब तक वह केवल खंजर को ही अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। उसने जो भी कौशल हासिल किया था वह हत्यारे के पेशे की ओर झुक गया था। सही है, मेरे पास खंजर तकनीक और स्टील्थ कौशल है। इतना ही नहीं, उसने मुख्य रूप से ताकत और एजिलिटी के आंकड़े बढ़ाने में निवेश किया, इसलिए हत्यारे के अलावा किसी अन्य वर्ग को प्राप्त करने की कल्पना करना कठिन था। जैसे ही उनके विचार यहां पहुंचे, जिन वू ने अपनी सूची से कासाका के जहर को बुलाया। उसके हाथ में मूठ के इतने सटीक ढंग से गिरने का यह एहसास, हाँ, यह मेरे लिए सबसे आरामदायक है। उसने एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि की तरह अपना सिर हिलाया। खंजर को कसकर पकड़ते हुए जिन वू ने अपनी नजर हवा में तैर रहे संदेश की ओर घुमाई। तो ठीक है, अब जब वह किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार हो चुका था, तो उसने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया और संदेश का उत्तर दिया। क्या अब आप क्लास चेंज क्वेस्ट लेंगे? हाँ या नहीं? हाँ, मैं इसे ले रहा हूं। जैसे ही उसने खोज शुरू करने के बारे में सोचा, एक और संदेश उसके सामने आ गया। अब आप क्लास चेंज क्वेस्ट में भाग ले रहे हैं। इस खोज के लिए एक नया कालकोट्री तैयार किया जाएगा। एक नया कालकोट्री। इससे पहले कि उसे यह समझने का मौका मिले कि वह संदेश क्या कह रहा है, उसके सामने बहुत तेजी से बदलाव आया। उसकी आंखों के ठीक सामने एक काला छेद बन गया। वह भी केवल शुरुआत थी। बीन के आकार का ब्लैक होल एक सिक्के के आकार तक विस्तारित हुआ, फिर वॉलीबॉल के आकार तक, और अंततः यह इतना बड़ा हो गया कि कोई व्यक्ति उसमें से गुजर सके। यह नहीं है। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी आंखों के सामने खोज की सामग्री के साथ एक नया संदेश देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह जो उसके सामने आया वह निस्संदेह एक गेट था। सोचने के लिए, एक गेट यहां दिखाई देगा। यह उन अन्य लोगों से अलग नहीं लग रहा था जिनसे वह परिचित था। केवल इतना ही, ये सामान्य से थोड़ा छोटा था। सिस्टम ने उसे एक नया संदेश भेजा, जैसे कि उससे आग्रह करना हो, कृपया गेट के माध्यम से कालकोठरी में प्रवेश करें। मुझे शांत होने की जरूरत है। जिन वू ने तुरंत खुद को संभाला। अगर उसने इसके बारे में सोचा तो इसमें कोई खास अंतर नहीं था कि कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए उसने चाबी का इस्तेमाल किया या गेट का। दरअसल वह अभी इस तरह कृत्रिम रूप से बने एक गेट को देखकर अचंभित रह गया था। साथ ही गेट फॉर्म देखने का यह उसका पहला अवसर होगा। वह हमेशा उसी में चला जाता था जो पहले से ही वहां मौजूद था, इसलिए जब उसके विचारों का सिलसिला यहीं रुका तो उसके मन में एक नया प्रश्न कौन था। रुको, क्या अन्य शिकारी भी इस गेट में प्रवेश कर सकते हैं? बहुत बुरा, आज उसके पास इस पर प्रयोग करने का कोई तरीका नहीं था। खैर, आसपास कोई शिकारी नहीं था जिसे वह सहायता के लिए बुला सके, न ही उसके पास कोई ऐसा था जो उसके बुलाने पर दौड़कर यहां आ जाता। उसे क्षण भर के लिए यू जिनहो का चेहरा याद आया, लेकिन धीरे से उसने अपना सिर हिला दिया। अगर मैंने उसे फोन किया और कुछ बुरा हो गया तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगा? ये तब था जैसे कि उसे फिर से आग्रह करने के लिए संदेश झपकाया। कृपया गेट के माध्यम से कालकोठरी में प्रवेश करें। यांत्रिक बीप ने उसे वापस होश में ला दिया। उसने खुद को जगाने के लिए अपने गालों पर 2-4 थप्पड़ मारे। ये दिवास्वप्न देखने का समय नहीं है। यदि वह सफल हुआ तो एक नया वर्ग और उसके बाद आने वाले सभी पुरस्कार उसके होंगे। और अगर वह फेल हो गया तो उसके साथ क्या हो सकता है वह बता भी नहीं सकता। इसलिए उसे यहां ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। गहरी सांस लेने के बाद जिन वू ने कसाका के पॉइजन फैन को उल्टी पकड़ में रखा और गेट में प्रवेश किया। आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं।
वह अत्यंत तनाव की स्थिति में दाखिल हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ कुछ भी नहीं था। एक साधारण गुफा जैसी कालकोठरी के दृश्य ने उसका स्वागत किया। क्या ये बिल्कुल दूसरों जैसा ही नहीं है? उसने सुना था कि उच्च श्रेणी की कालकोठरियां अक्सर दूसरी दुनिया से जुड़ी होती हैं, इसलिए वह अपने साथ होने वाली ऐसी घटना को लेकर चिंतित था, लेकिन शुक्र है कि वह इससे बच गया। इसके बजाय एक अजीब संदेश उसके सामने आया। वर्तमान स्थान औषधि के उपयोग के साथ साथ स्टो के कार्यों पर भी रोक लगाता है, और यदि आप स्तर बढ़ा भी लेते हैं तो भी आपकी भौतिक स्थिति ठीक नहीं होगी। जिन वू ने पुष्टि की कि आसपास राक्षसों की कोई उपस्थिति नहीं थी और उसने अपना खंजर दूर रख दिया। फिर उसका सिर इधर उधर झुकने लगा। यह आसान नहीं होगा, है ना? शायद इसलिए कि उसका वर्ग परिवर्तन संभावित था, यहां संघर्ष करने के लिए कुछ प्रतिबंध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी खर्च की गई ऊर्जा या सहन शक्ति की भरपाई नहीं कर सकता, और औषधि या लेवल अप का उपयोग करके खुद को ठीक नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। यदि वह घायल हो गया तो इससे उसका विनाश हो जाएगा। चूंकि वह खुद को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास अपने हर कार्य में सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मतलब, मुझे अपने बारे में अपनी बुद्धि रखनी होगी। जिन वू ने संदेश बंद कर दिया, और जैसा कि वह हर बार कालकोठरी में प्रवेश करते समय करता था, उसने निकास की उपस्थिति की पुष्टि की। कक्षा परिवर्तन प्रक्रिया समाप्त होने तक आप नहीं जा सकते। जैसे ही उसने गेट की सतह को छुआ, एक संदेश सामने आया। उसने अपने हाथ के पीछे थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन वह हिला तक नहीं। जिन वू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। निकास बंद है। एक अज्ञात ग्रेड, खुद को ठीक करना असंभव और कोई निकास नहीं। ये कालकोठरी काफी जोखिम भरा प्रस्ताव था। यहां तक कि स्टील की गेंदों वाला एक शिकारी भी ऐसी जगह पर कदम रखना नहीं चाहेगा। हालांकि उच्च जोखिम हमेशा बुरी चीजों के बराबर नहीं होता है। दरअसल जोखिम जितना अधिक होगा, इनाम भी उतना ही अधिक होगा। ये बात उसने अनुभव से सीखी। यदि सभी प्रतिबंधों के कारण इस स्थान को साफ करना कठिन था, तो क्या इसका मतलब ये भी नहीं था कि अंत में एक अद्भुत अवसर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था? खोजने का एक ही तरीका था। वहां पहुंचने पर मुझे पता चल जाएगा। जिन वू ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें बहुत आगे की ओर थीं, और उसे केवल गुफा जैसा रास्ता दिखाई दे रहा था जिसका कोई अंत नहीं था, और आसपास कोई राक्षस नहीं थे। रुको, चूंकि यह अभी भी सिस्टम के प्रभाव में है, तो क्या मुझे उन्हें राक्षस कहना चाहिए? किसी भी मामले में यह विचार करने योग्य एकमात्र अंतर नहीं था। गुफा की दीवारों पर भी एक निश्चित अंतराल पर जलती हुई मशालें लगी हुई थीं। चमकदार पत्थरों के बजाय मुझे मशालें मिली। दुर्भाग्य से मशालों की रोशनी का प्रभावी स्रोत नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने थे, फिर भी वे पूरे मार्ग को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो वहां बहुत सारी छुपी हुई छायाएं थीं। गगनभेदी सन्नाटे के साथ साथ उदास छाया के कारण यह स्थान एक नियमित कालकोठरी की तुलना में कहीं अधिक भयानक और अशुभ लग रहा था। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी क्या उसे यह कहना चाहिए कि यह यहाँ के माहौल पर निर्भर है? जिन वू ने निकटतम मशाल निकाली और उसे पकड़ लिया। हाथ में मशाल लेकर उसका अग्रभाग थोड़ा सा चमक उठा। हाँ, ये बेहतर है। जिन वू ने एक संतुष्ट मुस्कान बनाई। उसने उसके पीछे एक आखिरी नजर डाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च से रास्ता रोशन हो रहा था। वह कितनी देर तक चला? जब वह बहुत देर तक चलता रहा, तो आखिरकार वह गलियारे में एक मोड़ पर पहुंच गया, और इसके ठीक परे उसे कई उपस्थिति का एहसास हुआ। क्या वे अंततः यहाँ है? जिन वू ने सावधानी से मशाल को जमीन पर रखा और वापस खड़ा हो गया। उसके दाहिने हाथ में अब उसका पसंदीदा खंजर था। उसने अपने दुश्मनों से शीघ्रता से निपटने के लिए स्टील था का उपयोग करने का विचार संक्षेप में सोचा, लेकिन अपने एमपी के पागल खर्च को याद करने के बाद उसने इसे छोड़ दिया। खैर, आखिरकार वह इस जगह पर खर्च हुए एमपी को फिर से भरने के लिए औषधि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। यदि उसने यहां एमपी को लापरवाही से खर्च किया, तो वह आवश्यक कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हो सकता है जब उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। यह इसी ओर आ रहा है। जिन वू ने दीवार को कसकर दबाया और मोड़ के आसपास दुश्मन के आने का इंतजार करने लगा। जब भी यह चीज एक कदम आगे बढ़ती, तो धातु की ध्वनि गलियारे में जोर से गूंज उठती। आवाजें करीब आ रही थीं। उस अजीब शोर को सुनकर जिन वू ने अपना सिर झुका लिया। क्या इसमें किसी प्रकार के जंजीर वाले हथियार हो सकते हैं? वह उत्सुक था, लेकिन चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे जल्द ही अपने उत्तर मिल जाएंगे। 5 4 3। जिन वू ने खंजर को उल्टी पकड़ में कसकर पकड़ लिया और सांस लेना बंद कर दिया। यह प्रतिद्वंद्वी को उसकी सांसों की आवाज सुनने से रोकने के लिए था।
1 आखिरकार दुश्मन की परछाई दिख गई। 0 जब उसकी उल्टी गिनती 0 पर पहुंची तो दुश्मन ने खुद को प्रकट कर दिया। जिन वू ने उसकी गर्दन के किनारे पर निशाना साधा, लेकिन इसके बजाय उसे धातु से धातु टकराने की आवाज सुनने को मिली। ब्लेड अंदर नहीं गया। धातु कवच। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी की पहचान की पुष्टि करते हुए जिन वू तुरंत कई कदम पीछे हट गया। यह एक इंसान है। अब वह पूरी तरह से कवच पहने हुए एक शूरवीर का सामना कर रहा था। उसका चेहरा हेलमेट के पीछे छिपा हुआ था और वह नहीं देख सका कि वह कैसा दिखता था। जिन वू ने मन ही मन सोचते हुए उसे पुकारा, क्या ये हो सकता है? हालांकि शूरवीर ने एक शब्द भी नहीं बोला और बस जिन वू की दिशा में झपटा। शूरवीर उग्र सांड की तरह आगे बढ़ा और कंधे से कंधा मिलाकर उससे निपटने की कोशिश की, लेकिन जिन वू हल्के से रास्ते से हट गया और हमले से बच गया। शूरवीर गति के विरुद्ध जीत नहीं सका और किसी तरह खुद को रोकने से पहले कुछ देर तक आगे दौड़ता रहा। शायद यह कोई इंसान नहीं है। वह निकट दूरी पर एक त्वरित नजर डालने में सक्षम था और वह बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। वह उस धड़कते दिल को महसूस नहीं कर सका जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो सबसे अधिक संभावना है यह कोई इंसान नहीं था। अब उसका सामना एक ऐसे राक्षस से हो रहा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक राक्षस जो सिर से पांव तक खुद को हथियारों से लैस करता है, किसी से कम नहीं। ये पसंद है। क्या ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लड़ रहा था? शूरवीर घूमा और अपने कूल्हों पर लगी तलवार को खोल दिया। जैसा कि जिन वू ने किया था, इस शूरवीर ने शायद उसे जीवित छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। इसकी तीव्र शत्रुता को महसूस करने के बाद जिन वू की चकाचौंध एक स्तर तक तेज हो गई। आपकी गति 40% बढ़ गई है। जो सबसे पहले प्रहार करेगा वही जीतेगा। इससे पहले कि दुश्मन अपनी चाल चले, जिन वू ने पहले धावा बोला। जिन वू शूरवीर की लंबी तलवार के जल्दबाजी वाले घुमाव से बच गया और उसके कवच में विभिन्न बिंदुओं पर अपना खंजर घोंप दिया। दुर्भाग्य से वह इसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। कवच बहुत मोटा है। न केवल यह मोटा था, सतह भी चिकनी थी, इसलिए जब उसने सीधा प्रहार किया तो ब्लेड अंदर नहीं गया बल्कि किनारे की ओर फिसल गया। यह इस बिंदु पर था कि शूरवीर ने अपनी तलवार को एक विशाल चाप में घुमाया। जिन वू नीचे झुक गया और उससे बच निकला। ब्लेड जिन वू के सिर से एक बाल के बराबर दूर तक घूम गया। इस तरह का बड़ा कदम अनिवार्य रूप से एक बड़ी शुरुआत को उजागर करेगा। एक और मौका आ गया था। जिन वू शूरवीर के करीब आ गया और उसकी खंजर थामे हुए बाह में अपनी ताकत इकट्ठी कर ली। महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। खंजर की नोक कवच के पार घुस गई। काम किया। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसने अपनी तलवार को बड़ी ताकत से नीचे की ओर घुमाया था। उसे अपने बगल में फंसे खंजर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिन वू ने तेजी से खुद को पीछे फेंक दिया। ब्लेड जमीन से टकराया और हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। जिन वू ने कई कदम पीछे हटकर अपनी मुद्रा ठीक की। उसका खंजर शूरवीर की बगल में फंसा रहा। जिन वू ने अपनी जीभ चटकाए। ये सचमुच उतना मजबूत नहीं है ना? यह उसका गंभीर मूल्यांकन था। संभवतः इतने भारी कवच के कारण इसकी गति सुस्त थी और इसका आक्रमण पैटर्न भी काफी सरल था। केवल इतना ही, धारदार हथियारों के विरुद्ध इसकी रक्षा वास्तव में असाधारण थी। जिन वू ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई। ठीक है, मैं पहले ही ऐसे मोटे कवच वाले दुश्मन से लड़ चुका हूं जिसे ब्लेड भेद नहीं सकते। उसका शांत स्वभाव पिछले अनुभव से आया था। बॉस राक्षस, जहर नुकीला ब्लू कासाका, जिसने जादुई ऊर्जा से भरी स्टील की तलवार को एक ही झटके में तोड़ दिया था, उसने पहले भी ऐसे सांप को मारने का अनुभव किया था। कसाका की तुलना में वह चीज कुछ भी नहीं है। जिन वू के होठों पर धीरे धीरे एक पतली मुस्कान उभरी, क्योंकि वह याद करने लायक एक बहुत अच्छी याद थी। शूरवीर ने मूर्खतापूर्वक फिर से हमला किया, शायद अपने कवच द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा पर भरोसा करते हुए। मैं जानता था, यह सचमुच एक साधारण प्राणी है। जिन वू ने अपने कंधे पर किए गए नाइट के हमले को आसानी से टाल दिया, उसकी पीठ पर फिसल गया और उसे हेडलॉक में पकड़ लिया। चूंकि उसकी गर्दन का क्षेत्र भी कवच से सुरक्षित था, इसलिए वह दम घुटने से नहीं मरेगा, लेकिन जिन वू की बाह की मांसपेशियां फैल गईं और नसें उभर गईं। शुरुआत में जिन वू शूरवीर का गला घोंटने की योजना नहीं बना रहा था। उसने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और जब ऐसा हुआ, एक बहुत ही भयानक आवाज के साथ हेलमेट फट गया। यही वह क्षण था जब उसका स्ट्रेंथ स्टेट्स और अंक से अधिक चमकने लगा था। मैंने ये किया है। एक बार जब उसका सिर शरीर से अलग हो गया तो शूरवीर बेजान होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आपने शूरवीर को हरा दिया।
युद्ध की समाप्ति की घोषणा करने वाला एक सरल लेकिन संक्षिप्त संदेश सामने आया। लूट की मौजूदगी का संकेत देने वाली एक टिमटिमाती रोशनी कवच पर कहीं से आई, लेकिन जिन वू का ध्यान कहीं और था। क्या भला है? अंदर कुछ नहीं है। उसके हाथ में जो हेलमेट था वह बिल्कुल खाली था। यह सुनिश्चित करने के लिए उसने तुरंत कवच के अंदर जांच की, लेकिन कहानी वही थी, खाली। क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक ऐसे कवच के खिलाफ लड़ रहा था जो अपने आप घूम रहा था? जैसे ही वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचा, मोड़ के चारों ओर से दो और शूरवीर सामने आ गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें देर से ही सही होने वाली लड़ाई का आभास हो गया था। शूरवीरों ने जिन वू की खोज की, और जैसे कि उन्होंने पहले से कोई व्यवस्था कर ली हो, उन्होंने एकजुट होकर अपनी लंबी तलवार खोल दी। जिन वू ने खाली हेलमेट फेंक दिया और अपनी गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर दिया। अब वह जानता था कि इन चीजों से कैसे लड़ना है। तो यह असली शुरुआत है। जब जिन वू ने शूरवीरों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इस कालकोठरी को साफ करने में उनका पहला कदम सही रास्ते पर साबित हुआ। चैप्टर 47। क्या यह तमाम प्रतिबंधों के कारण था? लूट ड्रॉप दर काफी उत्कृष्ट साबित हुई। जिन वू ने केवल 3 शूरवीरों को हराया, फिर भी उनमें से 2 ने एक एक आइटम गिरा दिया। जहां तक प्रतिशत का सवाल है, वह 66.6% था। यह अन्य तात्कालिक कालकोठरियों की तुलना में अकल्पनीय रूप से उच्च गिरावट दर थी। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जब उसे लगातार कई बार तत्काल कालकोठरी के फर्श को साफ करने के बाद कुछ जैप्टेम और सामान ही मिला, तो उसे स्टोर में बेचने के अलावा उसके पास कोई उपयोग नहीं था। आइटम सुपीरियर नाइट्स ब्रेस्ट प्लेट मिल गया है। इसे लें। बेशक मैं इसे ले रहा हूं। बस एक विचार, और अब बिना सिर वाले शूरवीर का कवच, जो घुटनों के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और बिना हिले डुले गायब हो गया और उसके पैरों के ठीक सामने फिर से प्रकट हो गया। और इसकी जानकारी उनके सामने आ गई। आइटम सुपीरियर नाइट ब्रेस्ट प्लेट। दुर्लभता बी। प्रकार कवच। शारीरिक क्षति में कमी +7%। यदि आपकी ताकत 80 से कम है तो आपकी गति धीमी हो जाएगी। शारीरिक क्षति में कमी में 7% की वृद्धि। जो उसके पास पहले से था उसे इसमें जोड़ने पर शारीरिक क्षति में कमी 27% होगी। यदि यह संख्या 100% तक पहुंच जाती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सभी शारीरिक क्षति के प्रति पूरी तरह से अभेद्य हो जाऊंगा? उसने इसके बारे में संक्षेप में सोचा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि दुर्लभता में बी रैंक वाली रक्षात्मक वस्तु ने कुल मूल्य में केवल 7% जोड़ा, और उसके विचार तेजी से बदल गए। भले ही उसे एक की दुर्लभता वाली वस्तु मिल जाए, फिर भी कमी 30-40% से ऊपर नहीं जा सकती। तो शायद 100% तक जोड़ना असंभव था। फिर भी हर छोटी मदद करती है, इसलिए उसे यकीन था कि अगर वह उस आंकड़े को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता रहेगा तो उसे बहुत फायदा होगा। आखिरकार उसने पहले ही यू जिन्हो के माध्यम से अच्छी वस्तुओं की शक्ति देख ली थी। तो मैं इसे ऐसे ही करता हूं। जिन वू ने ब्रेस्ट प्लेट उठाया। जैसा कि अपेक्षित था, कवच से लैस होने के संबंध में एक संदेश उसके सामने आया। क्या आप आइटम सुपीरियर नाइट्स ब्रेस्ट प्लेट से सुसज्जित होंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने देखा, इस ब्रेस्ट प्लेट का डिजाइन थोड़ा भद्दा और शर्मनाक था, और उसने इसे कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं पहना था। यदि उसे गेटकीपर्स नेकलेस के साथ पहले से अनुभव नहीं था, तो अनिच्छा से इसे पहनने के लिए सहमत होने से पहले उसने बहुत झिझक महसूस की होगी, लेकिन अब यह एक अलग कहानी थी। हाँ, आइटम सुपीरियर नाइट्स ब्रेस्ट प्लेट सुसज्जित किया गया है। ब्रेस्ट प्लेट दृश्य से गायब हो गया। जिन वू ने स्टेटस विंडो को बुलाया और अपने आंकड़ों की पुष्टि की। शारीरिक क्षति में कमी 27%। तो यह सचमुच बढ़ गया। जिन वू को अपने सीने के आसपास महसूस हुआ। उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ भी अजीब या अनुचित महसूस नहीं हुआ। यह बिल्कुल वैसा ही था जब उसने पहली बार द्वारपाल के हार को सुसज्जित किया था। अच्छा, इसके बाद जिन वू ने अपनी नजर दूर कोने में फंसे स्थिर शूरवीर पर डाली। यह इतनी बुरी तरह से मुड़ा हुआ और कुचला हुआ था कि कुछ भी बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी लूट की उपस्थिति का संकेत देने वाली टिमटिमाती रोशनी इस पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। आइटम चमड़े की थैली मिल गई है। इसे लें। बेशक वह इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वहां कुछ हद तक आगे बढ़ गया था। वह नंगे हाथ और अच्छी तरह से लड़ा। उसकी ताकत को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन था, इसीलिए अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ जिन वू करीब चला गया और लूट को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। इसे हासिल करो। आइटम लेदर पाउच खोला गया है। 30,000 सोना अंदर है।
30,000 सोना प्राप्त किया गया है। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, फिर भी उसे एक संदेश मिला जिसमें बताया गया कि उसने इसके बदले कुछ सोना प्राप्त किया है। क्या ये नियमित वस्तुओं से थोड़ा अलग था? जिन वू जब अपनी इन्वेंटरी तक पहुंचा तो कुछ हद तक हैरान रह गया, और निश्चित रूप से उसकी सोने की मात्रा वास्तव में 30,000 बढ़ गई थी। वर्तमान सोना 8,63,400। मुझे एक बार में 30,000 सोना मिला। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि शूरवीरों को अमीर माना जाता था, या ऐसा कुछ? उसे अचानक याद आया कि अधिकांश मानव प्रकार के राक्षस आमतौर पर वीडियो गेम में किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में अधिक लूट करते हैं। अब जब उसने इसके बारे में कुछ और सोचा, तो किसी जानवर या कीट की तुलना में किसी इंसान पर अधिक संख्या में उपयोगी वस्तुएं नहीं पाई, तो इसका कोई खास मतलब नहीं निकला। अब क्या ऐसा हुआ? हालांकि वह निश्चित नहीं हो सका कि यह कालकोठरी उस सिद्धांत का पालन करती है या नहीं। किसी भी स्थिति में यह उसके लिए केवल अच्छी खबर हो सकती है। वह अधिक सोना बचाने और स्टोर से कुछ सामान खरीदने की योजना बना रहा था, और अगर सोना इसी तरह से लूट के रूप में दिखाई देता रहा, तो उसकी नियोजित खरीदारी का दिन उसके शुरुआती अनुमान से बहुत पहले आ जाएगा। क्या कुछ और भी है जो मैं अपने साथ ले जा सकूं? खैर, माना जाता है कि मानव लालच की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए जिन वो क्षण भर के लिए इस कालकोठरी में भटकने के अपने वास्तविक लक्ष्य के बारे में भूल गया और लालच से अपने आसपास की खोज करने लगा। शूरवीरों द्वारा पहने गए सभी कवच काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए थे और अभी की लड़ाई से उबरना मुश्किल हो गया था, इसलिए यह कोई बात नहीं थी। आखिरकार जिन वू की नजर शूरवीरों की तलवारों पर पड़ी। वे थोड़े उपयोगी लगते हैं, है ना? वे लंबी तलवारें बिल्कुल नहीं रही होंगी, बिल्कुल चमकदार और चिकनी दिख रही होंगी। हालांकि वह उनका ठीक से उपयोग नहीं कर सका क्योंकि वे खंजर नहीं थे। वह या तो उन्हें स्टो में बेच सकता था, या यदि वह नहीं कर सकता था, तो वह बाद में उन्हें अन्य शिकारियों को बेचने का प्रयास कर सकता था। जिन वू ने तलवार उठाई। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, तलवार तेजी से जंग खा गई और दूर बिखरने से पहले धूल के ढेर में विलीन हो गई। क्या बकवास है! यह प्रक्रिया महज कुछ सेकंड में ही हो गई। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे उन्हें छूना नहीं चाहिए? ये कितनी खेदजनक बात थी, लेकिन अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जिन वू ने अपने हाथ झाड़े और जमीन पर छोड़ी गई मशाल उठाई। जब वह उस मोड़ के चारों ओर चला गया जहां से शूरवीर दिखाई देते थे, फिर भी एक और मार्ग जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, ने उसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इन लड़ाइयों से ऐसा लगा जैसे वह स्कूल के काम पर दोबारा गौर कर रहा हो। यह धारणा अजीब लग रही थी, लेकिन जिन वू ने बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से यही सोचा। कालकोठरी के अंदर शिकार के पिछले 2 घंटों के दौरान उसकी मुलाकात 4 अलग अलग प्रकार के राक्षसों से हुई। शूरवीर, जादूगर, हत्यारे और धनुर्धर। क्या इस बार यह गायब से है? एक हत्यारा प्रकार अचानक उसकी इंद्रियों से गायब हो गया। जिन वो घबराया नहीं और अपनी धारणा को पूरी तरह बढ़ाया, और जल्द ही पीछे से चुपचाप उस पर हमला बोल दिया। जिन वू ने कसाका के अपने भरोसेमंद जहर फैंग के साथ हत्यारे के खंजर को शक्तिशाली ढंग से मार गिराया, और राक्षस को पीछे धकेलने के कारण बने छेद को जब्त कर लिया, और अपने खुद के घातक और सटीक हमले में आगे की ओर वार किया। पॉइजन फैंग सटीक रूप से लक्ष्य की छाती के बीच में उतरा। आपने हत्यारे को हरा दिया। लेवल अप हुआ। हत्यारे को एक घातक घाव मिला और वह काले धुएं के गुबार में बदल गया और बिना किसी चीख के उसकी आंखों से ओझल हो गया। और जहां वह कभी खड़ा था, वहां केवल चमड़े के कपड़े ही बचे थे जो वह पहनता था। वैसे भी वे सभी मानव प्रकार के राक्षस क्यों हैं? हर बार जब वह उन्हें मारता तो उसे ऐसा लगता जैसे। जिन वू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यहाँ एक अच्छी बात यह थी कि वह राक्षसों के चेहरे नहीं देख सका। शूरवीर हेलमेट पहनते थे, हत्यारे और तीरंदाजा गहरे हुड पहनते थे, और जादूगर अपने अधिकांश चेहरों को छिपाने के लिए अपने वस्त्रों से जुड़ी टोपियां पहनते थे। जिन वो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए घूमा, परंतु फिर उसकी आंखों के ठीक सामने चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। एक जादूगर ने खुद को छिपा लिया था और चुपचाप एक हल्का जादू पूरा कर लिया था। इसके बाद एक कानफोड़ू विस्फोट हुआ। हालांकि उस समय तक जिन वू पहले से ही जादूगर से काफी पीछे था। जादूगर को इसके पीछे अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ और वह तेजी से एक और मंत्र पढ़ते हुए घबरा गया। बहुत बुरा। जिन वू ने इस उद्घाटन को नहीं छोड़ा और अपने खंजर को तिरछे घुमाया। जादूगर भी धुएं के गुबार में बदल गया और गायब हो गया। जिन वू ने जमीन पर पड़े मालिकहीन लबादे को घूर कर देखा और खंजर को वापस इन्वेंटरी में रख दिया। मैं उनमें से एक की चपेट में आ गया, बहुत पहले जब मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था।
बात यह थी कि जैसे ही उसे मन के एक बिंदु पर एकत्रित होने का आभास होने लगा, वह पहले से ही प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार था। जो यू हवान का हल्का जादू, जिनवू इतना मूर्ख नहीं था कि उस मृत व्यक्ति के समान जादू की चपेट में आ जाए। यही एक कारण था कि उसने सोचा कि ये सारी लड़ाइयां उसके लिए अपनी पिछली लड़ाइयों का अध्ययन करने और उन्हें दोबारा याद करने जैसी थी। इतना ही नहीं है ना, विभिन्न प्रकार के राक्षसों को हराने के लिए उसे अलग अलग स्टेट्स की आवश्यकता थी। शूरवीरों के लिए ये ताकत थी, हथियारों के लिए धारणा, धनुर्धर एजिलिटी, और अंततः जादूगरों के लिए ये सहन शक्ति थी। पूरी चीज इस तरह से स्थापित की गई थी कि यदि कोई भी संबंधित आंकड़ा पर्याप्त नहीं था तो उसे व्यक्तिगत राक्षसों से निपटने में वास्तव में कठिन समय लगेगा। यदि उसकी ताकत में कमी होती तो वह शूरवीरों को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पाता, और यदि उसकी धारणा बहुत कम होती तो हथियारों का पता लगाने के लिए उसे नरक से गुजरना पड़ता। मुझे आंकड़े समान रूप से बढ़ाने से वास्तव में यहां लाभ मिला है। उसकी इंटेलिजेंस स्टेट अभी भी निचले स्तर पर थी, लेकिन उसे वहां केवल अपने एमपी के उपयोग को कम करना था। यही सब कुछ था। आइटम लेदर पाउच खोला गया है। 20,000 सोना और गुनगुने पानी वाली कैंटीन अंदर है। 20,000 गोल्ड और गुनगुने पानी वाली कैंटीन का अधिग्रहण किया गया है। जैसे ही वह कैंटीन उसकी इन्वेंटरी में दिखाई दी, जिनवू ने उस कैंटीन को बुलाया और कई घूंट पिए। उसकी थकान अब स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी थी। मुझे यहाँ कितनी दूर तक जाना है? क्या इस जगह का कोई अंत नहीं हो सकता? जिनवू ने खाली कैंटीन को जमीन पर रख दिया और अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। उसे इस कालकोठरी में प्रवेश किए हुए 3 घंटे से अधिक हो चुके थे। उसका शरीर और मन दोनों अब थकने लगे थे। क्या मुझे एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए? जिनवू बैठ गया और गुफा की दीवार के सामने झुक गया। स्थिति विंडो। थकान 66। थकावट की स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी। 70 से ऊपर उसके शरीर और दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। उसे एक छोटी सी झपकी लेने और उस स्टेट को तुरंत कम करने की जरूरत थी। जिनवू ने अपना सिर दीवार पर झुका लिया। नींद लगभग तुरंत ही उस पर हावी हो गई। वह इतना थका हुआ था कि इस जगह जैसे खतरनाक माहौल में भी उसे सोने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। उसने हवा की तेज सीटी सुनी जो अलग हो रही थी। समय धीमा हो गया और जिनवू ने उड़ते हुए तीर को अपने हाथ से सटीक रूप से पकड़ लिया। जिनवू की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि कुछ दूर से एक धनुर्धर दूसरा तीर चला रहा है। तो अभी सोना बहुत जल्दी है। जिनवू ने कसाका के जहर फेंक को एक बार फिर बुलाया और वापस खड़ा हो गया। एक ही मौके के कारण धनुर्धर का कवच टूट गया और उसमें धंस गया। बेजान राक्षस धीरे धीरे जिनवू की फैली हुई मुट्ठी और दीवार के बीच जमीन पर फिसल गया। वह फिर नहीं हिला क्योंकि वह जमीन पर फैला हुआ पड़ा था। आपने धनुर्धर को हरा दिया। लेवल अप हुआ। हालांकि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी हालत ठीक नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अधिक से अधिक लड़ाइयां लड़ी, उसका स्तर लगातार बढ़ता रहा। जिनवू ने उसकी थोड़ी सी चमड़ीदार मुट्ठी को देखा और अपनी जीभ पर क्लिक किया। केवल एक छोटे से ब्रेक से ही अब तक इतना छोटा घाव ठीक हो गया होता। हालांकि इन घृणित राक्षसों ने उसे आराम करने का एक क्षण भी नहीं दिया। फिर भी इस बीच उसने काफी अच्छी कमाई की। सुसज्जित वस्तुएं। द्वारपाल का हार ए, सुपीरियर नाइट ब्रेस्टप्लेट बी, इंटरमीडिएट हत्यारे के जूते बी, अवर तीरंदाज के दस्ताने सी, सुपीरियर मैज रिंग बी। रास्ते में उसे जो अन्य उपयोगी चीजें मिली वे सभी अब उसकी सूची में सुरक्षित रूप से रखी हुई थी। हालांकि अगर मुझे कोई हथियार मिल जाता तो अच्छा होता। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। हथियारों द्वारा इस्तेमाल किए गए खंजर में कसाका के जहर फैंग के समान हमले क्षति बोनस के समान स्तर थे, लेकिन उनमें से किसी में भी अतिरिक्त प्रभाव नहीं था, इसलिए उन्हें उसके वर्तमान हथियार की तुलना में उतना अच्छा नहीं माना गया। अब यह आदमी मुझे क्या देगा? जिनवू गिरे हुए धनुर्धर और उससे निकल रही टिमटिमाती रोशनी की ओर बढ़ा। आइटम सुपीरियर नाइट का गॉन्टलेट। दुर्लभता बी, प्रकार कवच, शारीरिक क्षति में कमी जोड़ 3%, अतिरिक्त प्रभाव पहनने वाले के हाथों को चोट लगने से बचाता है। यदि आपकी ताकत 80 से कम है तो आपकी गति धीमी हो जाएगी। एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जिनवू ने तुरंत सुपीरियर नाइट गॉन्टलेट को अधिग्रहण कर लिया और उसे तुरंत सुसज्जित कर दिया। अन्य सभी वस्तुओं की तरह इन धातु के दस्ताने ने उस पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं डाला और वह अपनी उंगलियों को स्वतंत्र रूप से हिला सकता था। जिनवू ने गलियारे के दूर की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले अपनी उंगलियों को थोड़ा इधर उधर घुमाया। अंत में टॉर्च की रोशनी से सड़क का अंत पता चल गया और वह छोर एक विशाल महल के द्वार से बंद कर दिया गया था। ऐसे दरवाजे वाला बॉस रूम देखना काफी दुर्लभ था।
स्वाभाविक रूप से उसे दोहरी कालकोठरी याद आ गई। उस समय कोई भी पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था और इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि अब यह अलग था। जिन वू ने अपने पीछे उस मार्ग पर नजर डाली जिस पर वह यहां पहुंचने के लिए चल रहा था। मुझे भी यहां पहुंचने में 6 घंटे लग गए। उसका स्तर अब 45 था और उसे कुछ अच्छे कवच में भी तैयार किया गया था। वह तैयार था। उसे एक छोटा सा ब्रेक लेने और अपनी खर्च की गई सहनशक्ति में से कुछ वापस पाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब भी उसने ऐसा करने की कोशिश की, राक्षस हमेशा समय की सही समझ के साथ उसकी नींद में खलल डालने में कामयाब रहे। वह और अधिक राक्षसों को बुलाने और इस तरह अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। HP 4511/8330, MP 660/790, थकान 43। मुझे इससे जीतना है। आखिरी बार अपनी स्थिति की पुष्टि करने के बाद जिन वू ने आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल पकड़ लिए। भारी दिखने वाले दरवाजे आसानी से खुलते हैं जैसे कि कोई अदृश्य तंत्र हो। चैप्टर 48। आखिरकार बॉस के कमरे का दरवाजा खुला। अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। यहां तक कि जिन वू की आंखों की रोशनी उसकी परसेप्शन स्टेट द्वारा काफी बढ़ी हुई होने के बावजूद उसे अपने सामने 1 इंच भी देखना मुश्किल लगता था। उसे बस अपने पैरों के नीचे की जमीन साफ दिखाई दे रही थी। फर्श पत्थर की टाइलों से ढका हुआ था। राख के रंग की टाइलें, जिनके बीच में कोई खाली जगह नहीं थी, भारीपन और बंजर ठंड का एहसास करा रही थी। जैसे ही उसने इस मंजिल पर कदम रखा, दीवारों पर लगी अनगिनत मशालें एक साथ जल उठी और भीतरी भाग को रोशन कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, ये लगभग वैसा ही है जैसा उस भूमिगत मंदिर में था। जिन वू ने अपनी सतर्कता बनाए रखी। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया और सावधानी से आगे बढ़ा। उसके बाईं और दाईं ओर कई विशाल पत्थर के खंभे खड़े थे। इस कमरे के सबसे दूर वाले छोर पर उसे एक ऊंचा सिंहासन दिखाई दे रहा था। ऐसा है जैसे इस स्थान ने उसे एक फैंटेसी फिल्म के राजा के दर्शक कक्ष की याद दिला दी। बेशक पैमाना काफी बड़ा था। हालांकि कुछ कदम बाद दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। जिन वू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसे पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। जिन वू ने सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना शुरू किया। मैं एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस कर सकता हूं। उसे एक तरह से यह बहुत ही मजबूत आंतरिक अनुभूति हुई कि अपनी वर्ग खोज को समाप्त करने के लिए उसे उस सिंहासन के सामने पहुंचना होगा। उतना ही महत्वपूर्ण इस तरह के मामलों पर उसकी आंतरिक भावनाएं अधिकांश समय पैसे पर थीं। ये तब था, पत्थर के खंभों के बीच की दूरी, जो 10 कदम से अधिक नहीं हो सकती थी, से एक गुड़िया अपने छिपने के स्थान से निकली और उसके सामने खड़ी हो गई, जिससे उसका आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। वस्तु ने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। जिन वू ने अपनी सूखी लार निगल ली। उसे केवल ये जानने के लिए प्राणी के लाल नाम पर एक नजर डालनी थी जो उसके सिर के ठीक ऊपर तैर रहा था कि मालिक ने आखिरकार प्रवेश कर लिया है। शूरवीरों के कप्तान इग्रिट द क्रिम्सन। ये रक्त लाल कवच का सूट पहने एक शूरवीर था। जिस तरह से इसे सिर से पैर तक धातु के कवच में लपेटा गया था, वह अब तक लड़े गए अन्य शूरवीरों के समान था, लेकिन जो सुस्त और धीमे दिखते थे, उनके विपरीत ये चीज अविश्वसनीय रूप से चुस्त दिखती थी। अगली बार जिस चीज पर उसकी नजर गई वह उसका पतवार था। पतवार के ऊपर से पीछे की ओर फैला हुआ लाल रंग का अयाल उसे एक घोड़े की पूंछ की याद दिलाता था और इसने एक गहरी छाप छोड़ी। जब उसने इसके शीर्ष का अध्ययन किया, तो जिन वू ने इसके और अन्य शूरवीरों के बीच एक और अंतर खोजा। यह आदमी, इसकी आंखें हैं, लेकिन क्या वे आंखें थीं या पुतलियां? जो भी मामला हो, जहां किसी की आंखें होनी चाहिए वहां से चांदी की रोशनी की जोड़ी निकल रही थी। उसे बहुत ठंडा और लापरवाह, पूरी तरह से यांत्रिक और बेजान महसूस हुआ। वे ठंडी आंखें अब उस पर टिकी थीं। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। तो वास्तव में शक्तिशाली दुश्मन की आभा इस आदमी से आ रही थी। वर्ग खोज का लक्ष्य इस शूरवीर को हराना हो सकता है, जैसा कि वह जानता था। अगर ऐसा था तो उसे दोगुना सतर्क रहने की जरूरत थी। जिन वू ने धीरे धीरे अपनी बंद मुट्ठियां ऊपर उठाते हुए इस सिगरेट की हरकतों को देखा। मेरा खंजर इस पर वैसे भी काम नहीं करेगा। एक शूरवीर को हराने के लिए कुंद बल की आवश्यकता थी। उसे अपने ऊपर हावी होने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। इग्रिट ने कुछ देर तक चुपचाप जिन वू को देखा, इससे पहले कि उसने अचानक अपनी लाल टोपी उतार दी। केप फर्श पर गिर गया। यह क्या कर रहा है? बदमाश की अजीब हरकतें यही खत्म नहीं हुई। वह अपने कूल्हों पर लगी लंबी तलवार और अपनी पीठ के पीछे छिपे 2 खंजरों को उतारने के लिए आगे बढ़ा और उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। इतना ही नहीं, इसने उन्हें एक एक करके छोड़ने से पहले उसे दिखाया।
बॉस रूम का आंतरिक भाग तब तक शांत था। पत्थर की टाइलों से टकराने वाली धातु की तेज आवाजें इस विशाल कक्ष में शोर से गूंजती थीं। इग्रिट ने अपने सभी हथियार त्याग दिए और मानो जिन वू की नकल करने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली और लड़ने की मुद्रा में आ गया। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये हरामखोर मेरे बारे में सोच रहा होगा? क्या ये चीज उससे नंगे हाथ लड़ने वाली थी, क्योंकि वह भी नंगे हाथ था? जिन वू ने अपना निचला होंठ काटा। यह मुझे नीची दृष्टि से देख रहा है। राक्षसों की उत्तेजना, जो वास्तव में एक नहीं थी, ने केवल उसके सिर को तेजी से ठंडा करने का काम किया। उसकी भावनाएं जितनी अधिक गर्म हुई, उसका सिर उतना ही ठंडा हो गया। उसके दिल की तेज और तेज धड़कन के विपरीत जिन वू की आंखें तेज और गणनात्मक हो गईं। शायद उसके मन को पढ़कर इग्रिट ने उसकी ओर रुख किया। इसकी गति इतनी तेज थी कि उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया कि इसने कवच का सूट पहन रखा है। कवच का गति दंड केवल तभी प्रभावी होता है जब स्ट्रेंथ स्टेट 80 से कम हो, ठीक है? मतलब इस चीज की ताकत कम से कम 80 थी। इसकी फुर्तीली चाल को देखते हुए इसकी एजिलिटी कुछ सर्वोच्च रैंक वाले शिकारियों को भी टक्कर देगी। इग्रिट ने पलक झपकते ही दूरी तय कर ली और हवा में उछल गया। एक बार उड़ने के बाद चीज ने अपना घुटना बाहर निकाला और जिन वू के चेहरे पर निशाना साधा। यह तेज है। हालांकि जिन वू भी तैयार था, उसकी अपनी गति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उसने अपनी पीठ लगभग 90 डिग्री तक झुका ली और इग्रिट के हमले को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। जिन वू फिर तेजी से वापस खड़ा हो गया। अन्य शूरवीरों के विपरीत, जिन्हें टैकल विफल होने के बाद रुकने के लिए कुछ दूरी की आवश्यकता होती थी, इग्रिट बिना किसी शोर शराबे के आसानी से जमीन पर उतर गया। हालांकि उस उत्तम लैंडिंग की प्रशंसा करने का समय नहीं था। जिन वू तेजी से अंदर आया और इससे पहले कि इग्रिट पूरी तरह घूम पाता, उसने तिरछे उसके सिर पर लात मार दी। चौंकाने वाली बात यह है कि वह चीज तब भी अपना हाथ सटीकता से हिला सकती थी, जब उसकी मुद्रा अस्थिर थी। जिन वू के दाहिने पैर को इग्रिट के बाएं हाथ ने आसानी से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। जबकि उसका एक पैर अवरुद्ध था, इग्रिट की दूसरी मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी। उसने खुद को बचाने के लिए सहज रूप से अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली, लेकिन प्रभाव बल फिर भी उसके शरीर के बाकी हिस्सों तक फैल गया। उसका गार्ड टूट गया और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। क्या? उसके मुंह से एक चौंका देने वाली आह निकल गई। लेकिन जल्द ही ये एक आह में बदल गया, क्योंकि इग्रिट उसकी आंखों के ठीक सामने आ चुका था। इससे पहले कि उसे इसके बारे में कुछ करने का मौका मिलता, इग्रिट की बाईं मुट्ठी जोरदार तरीके से जिन वू के बाएं गाल पर लगी। वह फर्श पर पटक दिया और झटके से उछलकर दूर जा गिरा। कुछ देर बाद ही वह खुद को जबरदस्ती वापस खड़ा करने में कामयाब रहा। उसके कानों के भीतरी भाग में शोर शराबा गूंज उठा। जिन वू ने एक दो बार अपना सिर हिलाया। तभी तेज आवाज कुछ कम हुई। हालांकि उससे भी बड़ी समस्या उनके करीब आने की थी। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी धुंधली दृष्टि ने इग्रिट को पकड़ लिया। जिन वू ने अपनी आंखें चौड़ी की और तैयार हो गया। आखिरकार इग्रिट जिन वू की नाक के ठीक पहले पहुंच गया और इसलिए दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो गई। इग्रिट ने जिन वू के मुक्कों से बचने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, इसने बस हमलों का सामना किया और तुरंत जवाबी हमला किया। इग्रिट का सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुका हुआ था, लेकिन इससे पहले कि जिन वू अपनी मुद्रा ठीक कर पाता, एक तेज और सटीक जवाबी मुक्का उस पर जड़ दिया गया। जिन वू एक शराबी आदमी की तरह लड़खड़ा रहा था। इस बार इग्रिट ने एक कदम पीछे ले लिया। पेट में लात मारने के बाद जिन वू का शरीर 90 डिग्री आगे की ओर झुक गया। उसके मुंह में खून आ गया। यह क्या निरर्थक बकवास है? वर्तमान में जिन वू की शारीरिक क्षति में कमी स्टेट 30% से अधिक हो गई थी। हालांकि इग्रिट का प्रत्येक हमला पागलों की तरह चोट पहुंचाता था, मानो उस पर हथौड़े से हमला किया जा रहा हो। दूसरी ओर उसके हमलों से दुश्मन को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में उनका आदान प्रदान अधिक समय तक नहीं चल सका। जिन वू घुटनों के बल गिरने से पहले अस्थिर रूप से लड़खड़ाता रहा। उसने वापस खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसकी सुनना नहीं चाहते थे। प्लॉप! इग्रिट जिन वू के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसने उस पर हमला करना बंद कर दिया। ये कुछ देर तक निशब्दता से उसे घूरता रहा। फिर जिन वू की उस पर निर्देशित प्रश्न भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए इग्रिट ने अपना हाथ कुछ दूरी पर जमीन पर गिरी हुई तलवार की ओर बढ़ाया। फिर तलवार स्वतः ही घूम गई। इग्रिट ने अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ ली और जिन वू की तरफ चल दिया। जल्द ही ब्लेड की नोक आसमान की ओर इशारा कर रही थी। तुम मुझे फांसी देना चाहते हो, क्या यही बात है? ये बदमाश निश्चित रूप से शूरवीरों के कप्तान के रूप में अपने खिताब के अनुरूप रहा।
जब ऐसा लगा कि जिन वो अपने अंतिम क्षणों का विरोध नहीं करेगा, तो इग्रिट ने फांसी की सजा दे दी। बेशक जिन वो बिना लड़ाई के ऐसा नहीं होने दे रहा था। तलवार सीधी रेखा में गिरी। हालांकि जिन वो ने अपने बाएं हाथ से ऊपर पहुंचकर नीचे की ओर आ रहे ब्लेड को रोक दिया। धातु के धातु से टकराने का शोर यहां प्रवेश करने से ठीक पहले उससे मिले दस्ताने ने उसके हाथ की रक्षा की। उसने महसूस किया कि इग्रिट को अभी वापस ले जाया जा रहा है। जिन वो ने यह मौका नहीं छोड़ा और अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का मारा। जैसा कि अपेक्षित था, इग्रिट ने चकमा देने की कोशिश नहीं की। आप मेरा फिर से मुकाबला करने की सोच रहे हैं, है ना? उसने शायद ये गणना कर ली थी कि उसका मुकाबला करते समय एक बार प्रहार करना कहीं अधिक उत्पादक होगा। बहुत बुरा, यह अपनी गणना में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल करने में विफल रहा। कासाका का जहर फैंग। कसाका का जहरीला दांत तुरंत उसके हाथ में आ गया और जिन वू ने प्राणी की आंख में खंजर घोंप दिया। एक ऐसी चीख फूट पड़ी जो किसी इंसान की ओर से नहीं आ सकती थी। उसी समय खंजर बाहर निकलते ही आंख से भयंकर प्रकाश निकला। जिन वू जल्दी से वापस खड़ा हो गया। अब क्या केवल एक आंख को नुकसान पहुंचाने से इस लड़ाई के विजेता का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा? यदि उसे जीतना है तो उसे इससे भी अधिक शक्तिशाली आक्रमण की आवश्यकता थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, वह भयानक हमला जिसने उसे दूसरे दिन लगभग मौत के कगार पर धकेल दिया था। वह इग्रिट को भी उस हमले का स्वाद चखने देना चाहता था। इससे पहले कि वह ये सोचना समाप्त कर पाता, उसके शरीर में सबसे पहले हरकत हुई। जिन वो नीचे झुका और इग्रिट के मध्य भाग को कंधे पर उठा लिया और फिर वह भागने लगा। इग्रिट दर्द से छटपटाया और जिन वू की पीठ पर कई ठोस वार करने में कामयाब रहा। हालांकि उसने अपने दांत पीस लिए और इग्रिट को जाने नहीं दिया। नहीं, इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी। थोड़ा सा। आपकी गति 40% बढ़ गई है। जिन वू के पैर अब बहुत तेजी से चलने लगे थे। उसने विद्युतीकरण की गति को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस करते हुए महसूस किया। हाँ, यही तो है। और अब वह इस बदमाश की निंदा करेगा। इग्रिट के मध्य भाग को और भी जोर से पकड़ते हुए वह अपनी सारी ऊर्जा के साथ निकटतम दीवार की ओर दौड़ पड़ा। निस्संदेह यदि वे इसी गति से दीवार से टकराते तो उसके शरीर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। हालांकि जिन वू के पास एक निश्चित निष्क्रिय कौशल के रूप में एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता था। पलक झपकते ही दूरियां खत्म हो गईं। दीवार उनके ठीक पीछे थी। भीषण विस्फोट के साथ ही इग्रिट दीवार से जा टकराया। उसी समय सिस्टम से एक संदेश पॉप अप हुआ। आपका HP 30% से नीचे गिर गया है और कौशल शारीरिक सक्रिय हो गया है। प्राप्त सभी क्षति 50% कम हो जाएगी। प्रभाव बल इतना जबरदस्त था कि पूरा बॉस रूम क्षण भर के लिए कांप उठा। जिन वू ने एक कदम पीछे लिया। इग्रिट को दीवार में आधा दबा दिया गया था, फिर भी वह जीवित था। पतवार के नीचे जल रही जीवन की ज्योति अभी भी प्रत्यक्ष रूप से टिमटिमा रही थी। मुझे इसे खत्म करना है। जिन वू ने कसाका के जहर के दांत को झटका दिया, जो अभी भी उसकी आंख में दबा हुआ था। इससे इग्रिट का शरीर एक बार कांप उठा। जिन वू ने खंजर को उल्टी पकड़ में रखा और बदमाश की गर्दन पर जोर से वार किया। महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। हमला विफल रहा। एक और बार महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। खंजर की नोक से चिंगारियां उड़ी। राक्षस की गर्दन को ढकने वाली धातु पर एक छोटा निशान बन गया। एक और बार महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। और अंत में महत्वपूर्ण बिंदु लक्ष्यीकरण। कसाका के जहर के दांत ने सुरक्षात्मक धातु को तोड़ दिया और उसकी गर्दन में गहराई तक घुस गया। आपने शूरवीरों के कप्तान इग्रिट द क्रिम्सन को हराया। लेवल अप हुआ। जिन वू ने अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाए। वह कई कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई और लड़खड़ाकर वह फर्श पर गिर पड़ा। जिन वू ने अब तक जो भारी सांसें रोक रखी थी, उन्हें उगल दिया। वह किसी तरह जीत गया। यह अविश्वसनीय रूप से करीबी मुकाबला था। हालांकि क्या यह खोज का अंत नहीं था? दर्द से अपने शरीर को ऊपर उठाने से पहले जिन वू ने काफी देर तक अपनी सांसें ली। उसे उम्मीद थी कि इसको मारने के बाद कक्षा की खोज समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके सामने एक भी संदेश नहीं आया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बॉस के कमरे में उसे कुछ भी अलग नजर नहीं आया। नहीं, एक चीज थी जो पहले से अलग थी। इग्रिट के शरीर पर रोशनी की कई किरणें झिलमिलाने लगी। मतलब अब उसकी लूट तैयार थी। फिलहाल आइए उन्हें पकड़ लें। आखिरकार वह ये नहीं बता सका कि यहाँ और क्या हो सकता है। मौका पड़ने पर जिन चीजों को वह पकड़ सकता था, उन्हें पकड़ना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम था जो कोई भी कर सकता था। जिन वो उन रोशनी की ओर पहुंचा।
आइटम रेड नाइट्स हेल्म मिल गया है, इसे लें। रून स्टोन रूलर रीच मिल गया है, इसे लें। आइटम चमड़े की थैली मिल गई है, इसे लें। आइटम तत्काल रिटर्न स्टोन मिल गया है, इसे लें। वहां इतने सारे क्यों थे? जिन वू को काफी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वह अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। उन सबको हासिल करो। उसकी सूची में दर्ज होने वाली पहली चीज चमड़े की थैली थी। आइटम लेदर पाउच खोला गया है। 15 लाख सोना अंदर है। 15 लाख सोना प्राप्त किया गया है। जिन वू की आंखें अतिरिक्त घूम गईं। इनाम का स्तर बिल्कुल दूसरे पैमाने पर है। इतनी सारी बकवास से गुजरने के बाद इसे हराना निश्चित रूप से इसके लायक था। शुरुआत में उससे इतनी अधिक उम्मीद नहीं थी, फिर भी चमड़े की थैली से 15 लाख सोने की अविश्वसनीय मात्रा निकली। इस राशि से वह अब स्टोर से कुछ उपयोगी चीज खरीद सकेगा। हालांकि जिन वू का ध्यान इस समय कहीं और था। यदि जिस चमड़े की थैली से उसने इतनी अधिक आशा भी नहीं रखी थी, वह इतनी संपत्ति पैदा करने में कामयाब रही, तो पतवार या रून स्टोन का मूल्य कितना अधिक था। जिन वू ने अपने दिल को शांत करने की बहुत कोशिश की और जानकारी को शीर्ष पर पहुंचाया। आइटम रेड नाइट्स हेल्म, दुर्लभता एस, प्रकार कवच, शारीरिक क्षति में कमी +15%, सहन शक्ति +20, ताकत +20। यह एक एस है। जिन वो प्रसन्नता से चिल्लाया। चैप्टर 49। पहली बार एस की दुर्लभ रैंकिंग वाला कोई आइटम दिखा। अकेले शारीरिक क्षति में 15% की कमी के प्रभाव ने इसे एक शीर्ष स्तरीय वस्तु बना दिया होता, फिर भी इसमें सहन शक्ति और ताकत के आंकड़ों को 20 अंकों तक बढ़ाने की 2 और उल्लेखनीय अतिरिक्त विशेषताएं भी थीं। केवल उन विकल्पों को देखकर ही उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। दुर्लभ ए वस्तुओं की तुलना भी नहीं की जा सकती। उसने अब तक 2 ए रैंक आइटम हासिल किए थे। पहला कसाका की जहर की थैली थी, जो उसे ब्लू कसाका सांप को हराने के बाद मिली थी। सिरबेरस को हराने के बाद दूसरा गेटकीपर का हार था। वे 2 वस्तुएं पहले से ही काफी उत्कृष्ट थीं। जहर की थैली पर उसके स्ट्रेंथ स्टेट से 35 अंक चुराने का भयानक दंड था, लेकिन इसके प्रभाव से शारीरिक क्षति में 20% की कमी भी आई। तो फिर द्वारपाल के हार के बारे में क्या? ये वहां मौजूद सबसे अच्छे आइटमों में से एक था, जिसने एजिलिटी और धारणा दोनों आंकड़ों को 20-20 तक बढ़ा दिया, 2 आंकड़े जिनके महत्व को वह अब जानता था। लेकिन रेड नाइट के हेल्म में उस तरह का बफिंग प्रभाव था जिसने उन दोनों वस्तुओं को मिला दिया, और बिना किसी दंड के बूट करना। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सर्वोत्तम है। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि वह कालकोठरी के बॉस रूम के बीच में खड़ा है, फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान दूर नहीं जाना चाहती थी। और अगर उसे यहाँ एक और अनावश्यक बात जोड़नी हो, तो उसे पतवार का डिजाइन भी पसंद आया। हालांकि इस बात को छुपाना थोड़ा अफसोस की बात है। लाल रंग का पतवार जिसने तुरंत सभी दर्शकों को बहते खून की याद दिला दी, और पतवार से जुड़ा अयाल उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे उसने एक कलात्मक उत्कृष्ट कृति पकड़ रखी हो। ये केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए था, लेकिन उसे इस कवच का पूरा सेट पहनने के लिए भी मजबूर महसूस हुआ अगर यह कहीं मौजूद था। कितना बेकार है। इग्रिट के अन्य कवच के टुकड़ों को लूट का माल नहीं माना गया, क्योंकि उनमें से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। केवल पतवार ही छीनी जा सकी। जिन वू ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया और सावधानी से पतवार लगा दी। हमेशा की तरह पतवार तुरंत दृश्य से गायब हो गया। हालांकि वह अपना नया लुक नहीं दिखा सका, लेकिन उसके नए हेडवियर की बदौलत उसके स्टैट्स को भारी बढ़ावा मिला। आंकड़े: ताकत 128, सहन शक्ति 87, एजिलिटी 107, बुद्धि 66, धारणा 89, शारीरिक क्षति में कमी 46%। न केवल ताकत और सहन शक्ति के आंकड़े, बल्कि मुश्किल से बढ़ने वाली क्षति में कमी के आंकड़े सभी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई। वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था। अपनी दोनों आंखों से वृद्धि की पुष्टि करने के बाद उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। जिन वू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। खोज अभी खत्म नहीं हुई है, तो चलिए शांत हो जाएं। इसके अलावा उसे अभी भी अन्य चीजें भी सुलझानी थी। उसके मन में अभी भी उत्साह का अंश मौजूद होने के कारण जिन वू ने अपनी नजर अन्य 2 वस्तुओं पर केंद्रित कर दी। रून स्टोन, शासक की पहुंच। आइटम तत्काल वापसी पत्थर। पत्थर के 2 टुकड़े। अखरोट के आकार के 2 पत्थरों में से पहला पत्थर जिसने उसकी उत्सुकता को अपनी ओर खींचा, वह इमीडिएट रिटर्न स्टोन था। मुझे पता है कि रून स्टोन क्या है, लेकिन यह तत्काल वापसी पत्थर क्या कर सकता है? हालांकि उसकी जिज्ञासा का समाधान बहुत जल्दी हो गया। इमीडिएट रिटर्न स्टोन की जानकारी तुरंत सामने आ गई। आइटम तत्काल वापसी पत्थर। दुर्लभता अननोन, प्रकार उपभोज्य। इस क्लास चेंज क्वेस्ट के लिए विशेष आइटम।
नष्ट होने पर आपको तुरंत कालकोठरी से बाहर ले जाया जाएगा। हालांकि एक बार क्लास चेंज क्वेस्ट समाप्त हो जाने के बाद यह स्वचालित रूप से नष्ट हो जाएगा। इन्वेंटरी में संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसे इस्तेमाल करने का तरीका रून स्टोन के समान था। हालांकि ये सोचना कि इसका प्रभाव किसी नए कौशल को आत्मसात करने के बारे में नहीं था, बल्कि इस कालकोठरी से भागने के बारे में था। एक सेकंड रुकें। कक्षा परिवर्तन की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। यदि ऐसा था तो इस विशेष वस्तु को पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। चूंकि ऐसा नहीं था, इसका मतलब केवल यही हो सकता है। किसी कारण से उसे एक तेज ठंडक महसूस हुई जो धीरे धीरे उसकी रीढ़ को सहला रही थी। वह कैसी अजीब अनुभूति थी। उसे वहां से सबसे अच्छी वस्तुओं में से एक मिली थी जो उसे इस कालकोठरी से भागने में मदद कर सकती थी, फिर भी उसे अभी यह अविश्वसनीय रूप से बुरा पूर्वाभास क्यों हो रहा था। यदि इस पत्थर का उपयोग नियमित कालकोठरियों में किया जा सकता है, न कि केवल सिस्टम जनरेटेड कालकोठरियों के अंदर, तो लगभग हर जीवित व्यक्ति इस चीज को खरीदने की कोशिश करेगा। सच में यह पत्थर उसके जीवन को बचाने का एक निश्चित तरीका होने के समान होगा, इसलिए किसी को भी इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि वह अपने हाथ में लेने की कोशिश करते समय पैसे चुरा ले। जिन वू के साथ भी ऐसा ही था। केवल इस मद से ही इस खोज का बोझ काफी हद तक कम हो जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा चुनूं, वह किसी भी समय भागने में सक्षम होगा। हालांकि उसके मन के कोने में घर कर रही अशुभ भावना दूर नहीं जाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। और निश्चित ही सिस्टम से चेतावनी बीप उसके दिमाग में बज उठी, मानो वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। प्लेयर ने इमीडिएट रिटर्न स्टोन हासिल कर लिया है। क्लास चेंज क्वेस्ट अब शुरू होगा। तो यह वास्तविक खोज शुरू करने वाला आइटम था। वह मौके पर ही लगभग बेहोश हो गया। उसे लगा जैसे उसने किसी ऐसी चीज पर कदम रख दिया है जो उसे शुरू से ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो सकता है तो मैंने पहले एक छोटा ब्रेक ले लिया होता। अब पछतावा उसके लिए क्या करेगा। भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कोई चाहे अपने अनुभव और ज्ञान पर कितना भी भरोसा करे, वह कभी भी भाग्य की चालों का सही अनुमान नहीं लगा पाएगा। जिन वू के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। जिन वू ने स्टेटस विंडो को अंदर बुलाया और शेष एचपी और उसके थकान स्तर की पुष्टि की। एचपी 4161 बटा 10,270। एमपी 390 बटा 850। थकान 61। थकान की स्थिति थोड़ी अधिक है, लेकिन मैं अभी भी यह कर सकता हूं। हेल्म के अतिरिक्त प्रभावों ने उसकी सहन शक्ति को बहुत बढ़ा दिया, जिसका मतलब था कि उसकी समग्र सहन शक्ति भी काफी बढ़ गई थी, और उसका शेष एचपी भी एक अतिरिक्त बोनस के रूप में बढ़ गया था। वह कितनी राहत थी। जैसे कि खुद को प्रोत्साहित करने के लिए जिन वू ने खुद को यह बताना जारी रखा, मैं अब भी यह कर सकता हूं। यह असंभव नहीं है। निस्संदेह उसके जीवन को कोई आसन खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उसके पास तत्काल वापसी का पत्थर था। हालांकि चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, यह इमीडिएट रिटर्न स्टोन एक ऐसी वस्तु की तरह भयानक लग रहा था जो उसे खोज छोड़ने का संकेत दे रही थी। यदि ऐसा नहीं था तो इसे आरंभ करने के लिए खोज आरंभ करने वाला आइटम नहीं होना चाहिए था। अगर मैं ये खोज छोड़ दूं, क्या यह वैसा ही नहीं होगा जैसे उसने अपनी कक्षा पाने का यह मौका छोड़ दिया हो। उसके माथे पर ठंडा पसीना टपकने से पहले उसकी कनपटी से होते हुए उसकी ठुड्डी तक लुढ़क गया। जैसे ही उसने थोड़ा सा सूखा थूक निगल लिया और उसका एडम का सेब ऊपर नीचे हो गया, सिस्टम का नया संदेश उसके सामने आ गया। 10 सेकंड में आयामी द्वार यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होंगे। आयामी द्वार। इससे पहले कि उसका प्रश्न स्पष्ट हो पाता, हवा के बीच में बड़ी संख्या में लोग दिखाई देने लगे। 10 सेकंड। वह आसानी से बता सकता था कि वह क्या था। यह संभवतः उल्टी गिनती का संकेत दे रहा था। इस बीच मैसेज चलते रहे। खिलाड़ी के पास एक विकल्प है। आप इमीडिएट रिटर्न स्टोन का उपयोग करके कालकोठरी से बच सकते हैं, या 8 7 6। टाइमर 0 पर टिक टिक करता रहा। या जब तक आप कर सकते हैं तब तक सहन करें और उच्च रैंक वाली कक्षाओं तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतने उन्नति अंक अर्जित करें। सहन करना। वास्तव में क्या सहना। जैसे जैसे उसकी हताशा बढ़ती गई, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हालांकि जिन वू के पास पहले से ही उसकी इन्वेंटरी से बुलाए गए कासाका का जहर फैंग था। उसने रून स्टोन को इन्वेंटरी के अंदर संग्रहित किया, जबकि इमीडिएट रिटर्न स्टोन को उनकी जेब के पीछे रखा गया क्योंकि इसे वहां संग्रहित नहीं किया जा सकता था। भले ही उसका दिल इतना तेज और जोर से धड़क रहा था कि लगभग फट ही सकता था, फिर भी वह आने वाले युद्ध के लिए तैयार होना नहीं भूला। इसी तरह सेओंग जिन वू ने संचालन किया। क्लास चेंज क्वेस्ट जल्द ही शुरू होगा। 4 3 2। जिन वू ने उस समय उत्सुकता से देखा और जल्दी से अपने आसपास का निरीक्षण किया।
उसका सिर और आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगी। कुछ अशुभ स्पष्ट रूप से शुरू होने के लिए तैयार हो रहा था। उसके चारों ओर का स्थान अलग हो रहा था और उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से घूम रहा था। 1 सेकंड, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। क्या? पहली बार सिस्टम ने भावना व्यक्त की। बहुत बुरा, उसके पास अपने सदमे को शांत करने का समय नहीं था। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, उसके चारों ओर कई गेट बनने शुरू हो गए। 1 या 2 भी नहीं। उसने सबसे पहले अपने आसपास 6 को देखा। हालांकि संख्या और भी अधिक बढ़ती रही और उसी समय टाइमर ऊपर की ओर टिक टिक करने लगा। 2 सेकंड। उल्टी गिनती फिर शुरू हो गई। समय उसके तथाकथित उन्नति बिंदु बन जाएगा। उसे सिस्टम द्वारा कही गई हर बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसने इसके कुछ हिस्सों को समझ लिया था। जितनी देर तक मैं सहन करूंगा, उतना ही मजबूत हो जाऊंगा। नहीं, अधिक विशेष रूप से इसके बदले उसे एक शक्तिशाली वर्ग मिलेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इस सुनहरे अवसर को ऐसे गंवा देता। उसके पास अपने एचपी और एमपी के साथ कुछ गुंजाइश बची थी। जब तक मैं सह सकता हूं, चलो सहें। 3 सेकंड। जब टाइमर ठीक 3 सेकंड बाद बजा, तो हथियार रहित शूरवीर निकटतम गेट से बाहर निकल आए। जब पूरे कवच से सुसज्जित शूरवीरों ने चांदी के रंग की लहरें बनाई, तो जमीन वजन से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इन चीजों ने जो गति प्रदर्शित की, वह अधिकांश लोगों को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त होती, लेकिन इसके बजाय जिन वू के होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अगर ये लोग हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनसे लड़ सकता हूं। एक तरह से वो उन्हें अपने विरोधियों के रूप में देखकर बहुत खुश था। यदि गेट से निकलने वाले राक्षस इग्रेट जितने शक्तिशाली होते, तो वह कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाता। जिन वू ने शेष एमपी के कुछ हिस्से का उपयोग किया और गायब कौशल को सक्रिय किया। फिलहाल मुझे पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। जिन वू का रूप धुंधला हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, सभी शूरवीर उसकी ओर दौड़ते हुए अचानक रुक गए। जादूगर ने कौशल जांच की आंखें का प्रयोग किया है। चेतावनी बीप की तेज रिंग उसके सिर में गूंज उठी। जिन वू का सिर बीप की दिशा में घूम गया। वह क्या था? उसने एक जादूगर को देखा जो अभी अभी गेट से जादू करते हुए निकला था। तभी जिन वू को जादूगर के सिर के ऊपर तैरता हुआ एक आंख जैसा प्रतीक मिला। जिस पल वो आंख चमकी, उस क्षण में जिन वू का स्टील्थ रद्द कर दिया गया। शुरू से ही उसकी गणना लक्ष्य से बहुत दूर साबित हुई। टेलीफोन के खंभों की तरह चारों ओर खड़े शूरवीरों ने तुरंत जिन वू की दिशा की ओर अपना सिर झुका लिया। ये सीधे तौर पर एक डरावनी फिल्म का दृश्य था और जल्द ही चांदी की लहरें उस पर झपट पड़ी। जिन वू की आंखें खुल गईं और उसने अपने दांत पीस लिए। उसके मुंह से आने वाले शूरवीर का सिर उड़ गया। वह आदमी जहां खड़ा था वहीं मर गया। आपने शूरवीर को हरा दिया। जिन वू की आंखों में पागल रोशनी चमक उठी। कौशल डराना सक्रिय कर दिया गया है। प्रभाव भय सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य सभी आंकड़े 1 मिनट के लिए 50% कम हो जाएंगे। डर के प्रभाव से राक्षसों की चाल बहुत सुस्त हो गई, लेकिन उसका एमपी 90 अंक तक गिर गया। इंटिमिडेशन को सक्रिय करने के लिए 100 एमपी की आवश्यकता है। वह दूसरी बार इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि मैंने बस अपने लिए 1 मिनट खरीदा। इस बहुमूल्य मिनट का अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उपयोग करने का इरादा रखते हुए, क्योंकि राक्षस काफी कमजोर हो गए थे, जिन वू ने अपने पास मौजूद हर चीज के साथ उन पर विलाप करना शुरू कर दिया। भयानक गति के साथ वह शूरवीरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। बहुत बुरा, शूरवीरों को हराने की उसकी गति गेट से बाहर आने वाले प्रतिस्थापन शूरवीरों की दर से बहुत कम थी। यहां तक कि इस पागल लड़ाई के बीच में भी जिन वू ने टाइमर पर एक नजर डाली। 3 मिनट 19 सेकंड। ये केवल 3 मिनट और 19 सेकंड का था। यदि उसे अंकों में बदला जाए तो उसे कितना मिलेगा? क्या अब उसके लिए ये जगह छोड़ देना ठीक नहीं होगा? हालांकि उसके पास उस मामले पर ध्यान देने की कोई छूट नहीं थी। जब वह मन ही मन सोच रहा था, तब भी गेट से अजेय लहरों की तरह शूरवीर लगातार निकल रहे थे। वह अनगिनत शूरवीरों को नष्ट करने में कामयाब रहा, फिर भी वह उनमें से कई से निपट नहीं सका। अंत में जिन वू को शूरवीरों के समुद्र में दफनाया गया। निष्क्रिय कौशल शारीरिक सक्रिय कर दिया गया है। निष्क्रिय कौशल शारीरिक सक्रिय कर दिया गया है। उसका एचपी अब फ्रीफॉल में था और आखिरकार ये निचले स्तर पर पहुंच गया। एचपी 1036 बटा 10,270। समय है 5 मिनट 8 सेकंड। 5 मिनट और 8 सेकंड। उसने काफी कुछ सहन किया था। यहां से बाहर हो जाओ।
अब पूरी तरह से शूरवीरों के बीच फंस गया। जिन वो इस चांदी की जेल में असहाय होकर इधर उधर घूमने लगा और उसने अपनी पिछली जेब खोली। तथापि इमीडिएट रिटर्न स्टोन उसकी पकड़ से छूटकर फर्श पर गिर गया और गोल पत्थर एक शूरवीर के तलवे में लगा और उससे दूर लुढ़क गया। नहीं, जिन वो तेजी से पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन शूरवीरों ने उसे रोक दिया। जल्द ही शूरवीर भी उसके ऊपर ढेर हो गए। एक पल में सांस लेना लगभग असंभव हो गया। निष्क्रिय कौशल शारीरिक सक्रिय कर दिया गया है। निष्क्रिय कौशल शारीरिक सक्रिय कर दिया गया है। उसकी चेतना धुंधली होने लगी। शूरवीरों के नीचे फंसने के दौरान वह लगातार उनसे टकराता रहा और जैसे जैसे उसका दिमाग धीमा पड़ने लगा, उसने सोचा कि उसने कहीं से एक कर्कश आवाज सुनी है। आपने इसे अपने ऊपर लाया है, इसे याद रखें। जब आपके पास चलने के लिए एक सुरक्षित रास्ता था तो आपने ये सब जोखिम में क्यों डाला? क्या रैंकी हंटर के लिए सी या बी बनना पहले से ही एक बड़ा ब्रेक नहीं है? खैर, अंत में यह उतना ही था जितना आप जा सकते थे। चुप रहो। याद रखें, आपने आज खुद को मार डाला। नरक के प्राणी चुप हो जाओ। जिन शूरवीरों ने जिन वू को घेर लिया था और उस पर दबाव बना रहे थे, वे सभी अचानक स्तब्ध रह गए। हालांकि वह किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी आंखें जीवन से जल रही थीं। सच तो यह है कि उसकी आंखें जिद्दी इरादे और सरासर द्वेष से जल रही थीं। मैं इसे इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। इतना कुछ झेलने के बाद उसे यह अवसर मिला, तो वह इसे इस तरह कैसे खत्म होने दे सकता था? कभी नहीं, क्योंकि वह इतने लंबे समय से सबसे निचले पायदान पर फंसा हुआ था। वह किसी अन्य की तुलना में शीर्ष पर रहने के लिए अधिक उत्सुक था। वह कमजोरों का दुख किसी से भी बेहतर जानता था। उसने जीवित रहने के लिए हर संभव कोशिश की और जब वह बच गया तो दूसरे लोग उस पर उंगलियां उठाते रहे। रैंकी यहां कैसे मदद करेगी? एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो रही है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए था जो वास्तव में थोड़ी मदद कर सके, लेकिन वह व्यक्ति, वह हरामी, शायद हर बार अपने साथियों के पीछे छिपकर बचता रहता है। तो वह बस कैसे देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, जब एक सीढ़ी जो उसे बहुत ऊपर तक ले जा सकती थी, उसकी आंखों के सामने रखी गई थी। ये कैसी बकवास धारणा थी। मुझे अब याद आया, वह आवाज अभी उसके सिर के चारों ओर घूम रही है। वह आवाज उन घटिया लोगों की थी। वह आवाज जो हमेशा उसकी पीठ के पीछे से बार बार चिल्लाती रहती थी, ठीक है, जितना चाहो हंसो, मैं कड़वे अंत तक संघर्ष करता रहूंगा। ये ठीक है अगर मेरा एचपी घटकर 10 पर आ जाए, नहीं 1 पर। मैं पागलों की तरह संघर्ष करता रहूंगा अंत तक। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं हिलने डुलने में सक्षम नहीं हो जाऊंगा। जिन वू ने अपना शरीर आगे की ओर फेंक दिया। उसने एक और मुक्का मारा। एक शूरवीर का कवच धंस गया और राक्षस उड़ गया। अन्य शूरवीर उससे टकराए और वे सभी औंधे मुंह गिर पड़े। लेकिन फिर अधिक शूरवीर फिर से दौड़ पड़े। प्रतिक्रिया में जिन वू की हरकतें एक कदम और हिंसक हो गईं। बिना किसी अपवाद के जिन वू के शरीर के अंगों से टकराने वाले शूरवीर, चाहे उसकी मुट्ठी, कोहनी, घुटने, पैर, सभी कागज की गुड़ियों के झुंड की तरह नष्ट हो गए। थकान 70 अंक से अधिक हो गई है। आपका मूव प्रतिबंधित किया जा रहा है। जैसा कि चेतावनी संदेश में कहा गया था, उसकी हरकतें सुस्त हो गईं। हालांकि जिन वू की आंखों में द्वेष और गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। एक एक करके जिन शूरवीरों को वह एक बार में भी नहीं हरा सका, वे उस पर टूट पड़े। जिन वू ने उन पर 3-4 बार प्रहार किया और उन्हें नष्ट करना सुनिश्चित किया। 8, 7, 6, 5। इस बीच एक अजीब उल्टी गिनती चुपचाप चल रही थी। उसका ध्यान युद्ध पर बहुत अधिक केंद्रित था, इसलिए टाइमर के एकल अंक तक पहुंचने से पहले वह इस पर ध्यान देने में विफल रहा। यह क्या है? क्या तलाश खत्म होने वाली है? थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग में आशा की एक छोटी सी किरण खिली, लेकिन वह एक बेकार सपने के अलावा कुछ नहीं निकला। 6 मिनट 27 सेकंड। खोज टाइमर अभी भी ठीक वैसे ही चल रहा था जैसा उसे होना चाहिए था। नहीं, इस टाइमर से अलग कुछ चीज एक समय में 1 सेकंड की गिनती कर रही थी। 4, 3, 2। क्या यह मुझे मेरी मृत्यु का समय दिखाने के लिए है? वास्तव में सिस्टम ने उसे उस समय यही बताया था। इसने उसे बताया कि यदि उसने खिलाड़ी बनना स्वीकार नहीं किया तो वह 0.02 सेकंड बाद मर जाएगा। अच्छा, जिन वू ने तीव्र दृष्टि से देखा। मैं खुशी खुशी हर पल का उपयोग करूंगा, अंतिम क्षण तक। इस बीच 2 और शूरवीर नष्ट हो गए। हालांकि जिन वू की अडिग जिद के विपरीत उसका पूरा शरीर अब सभी प्रकार के घावों से छलनी हो गया था। उसके हाथों को उठाना उत्तरोत्तर कठिन होता गया। उसकी कमजोर मुट्ठी अब शूरवीरों के हमलों और हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सामने से एक, पीछे से एक और
जिन वू को आगे और पीछे से दो शूरवीरों ने जोरदार तरीके से पटक दिया और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली। अन्य शूरवीर उस पर ऐसे टूट पड़े मानो वे यह मौका चूकना नहीं चाहते हो। पलक झपकते ही जिन वू शूरवीरों की भीड़ के नीचे दब गया और एक उंगली भी नहीं उठा सका। उस दौरान भी जिन वू के ऊपर और भी शूरवीर ढेर होते रहे। इसके बजाय चांदी की लहरें चांदी के पहाड़ में बदल गई थीं। जिन वू की सांसें अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गईं। इस दर पर सबसे पहले उसकी दम घुटने से मौत हो जाएगी। जिन वू का हाथ किसी तरह शूरवीरों के बीच से छूट गया और असहाय होकर आकाश की ओर इशारा किया। HP 93/10,270। वह वास्तव में निराशाजनक स्थिति में था। हालांकि जिन वू ने फिर भी हार नहीं मानी। अभी तक कोई नहीं, मैं अब भी जारी रख सकता हूं। जैसे ही जिन वू आकाश की ओर इशारा करते हुए हाथ को पकड़ने में कामयाब रहा, रहस्यमय उल्टी गिनती ने अंततः अपने निष्कर्ष की घोषणा की। 1-0। आप दैनिक खोज को पूरा करने में विफल रहे हैं। आपको पेनल्टी जोन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चैप्टर 50। तभी जिन वू को अपनी ही सुनने की क्षमता पर संदेह हुआ। दंड क्षेत्र। फिर उसे यह याद आया, उसने आज के लिए दैनिक खोज नहीं की। वह अपने लगातार लेवलिंग के परिणामों की पुष्टि करने और यह तय करने में मदद करने की योजना बना रहा था कि क्या वह दानव के महल से निपटने के लिए तैयार है या नहीं। कौन अंदाजा लगा सकता था कि चीजें इस तरह से सामने आ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे अस्पताल में सब कुछ जोर जोर से हिलने लगा। जिन वू के ऊपर जमा हुए शूरवीर एक एक करके रेत की आकृतियों में बदल गए। उसके आसपास की दुनिया बदल रही थी। जिन वू चुपचाप अपने आप पर हंसा। किसी कारण से खोज शुरू होने से पहले सिस्टम ने जो शब्द उससे बोले थे वे उसके दिमाग में घूमते रहे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। क्या वह ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि यह खोज अपने आप में अकल्पनीय रूप से कठिन थी, इस हद तक कि इसे पूरा करने के लिए उसे भाग्य की आवश्यकता थी? या क्या इसका तात्पर्य यह था कि इससे उसे खुशी मिलेगी क्योंकि उसने भाग्य की शक्ति उधार लेने का सहारा लिया और इस तरह ढेर सारे उन्नति अंक अर्जित किए? भाग्य, संयोग, इसे जो भी कहा जाए, उसे इसकी परवाह नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, उसका मौका आ गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसका उपयोग कैसे करेगा। कंपकंपी तेज होती जा रही थी। खुद को स्थिर करने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय जिन वू ने अपने शरीर को कंपन के हवाले कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आइए हम यहां उत्तेजित न हो। जब उसने ऐसा किया तो उसे वायुहीन और भारहीन महसूस हुआ और उसकी सुनने की क्षमता से सारी ध्वनि गायब हो गई। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसने खुद को रेत के अंतहीन समुद्र के बीच में पाया। जिन वो नीचे झुका, पहले चेहरा देखा। जैसे ही उसकी रुकी हुई सांसें उसके मुंह से बाहर निकली, उसकी उंगलियां रेगिस्तान की रेत में गड़ गईं। ताजी हवा उसके फेफड़ों के माध्यम से उसके शरीर के हर कोने में प्रवेश और प्रवाहित हुई। अंत में, मैं जीवित अनुभव करता हूं। राहत की भावना ने जिन वू को कसकर लपेट लिया। जैसे ही वह अपनी पीठ पर लुढ़का, वह ऊपर काला आकाश देख सकता था जिसमें कुछ भी नहीं था। काली काली छत का अंतहीन विस्तार ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे उसकी आंखें कैद कर सकती थी। उसकी यादों से यह जगह बिल्कुल पेनल्टी जोन जैसी ही दिखती थी। रुको, मुझे इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह भूल गया था कि यह स्थान कोई सुरक्षित क्षेत्र भी नहीं था, क्योंकि वह तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक खराब क्षेत्र से चमत्कारिक ढंग से भाग निकला था। लेकिन जिन वो अपने आप को जल्द ही खड़ा नहीं कर सका, इसलिए अपनी पीठ के बल लेटते हुए उसने स्टेटस विंडो बुलाई। HP 104/10,270। MP 202/850। थकान 91। वह सोच रहा था कि उसके शरीर को हिलाना इतना मुश्किल क्यों था, लेकिन जैसा कि पता चला, थकान की स्थिति 90 से अधिक थी। यह शायद मेरा पहला मौका है जब स्टेट 90 के पार चला गया है ना? वह सचमुच यहां एक उंगली भी उठाना नहीं चाहता था। उसका स्वास्थ्य एक बात थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी थकान को कम करना प्राथमिकता है। इकट्ठा करना। 2 शब्द, खरीदे और बेचे, हवा में उभरे। हालांकि इस स्टोर के लेआउट ने ईमानदारी का कोई संकेत नहीं दिया। भले ही उसने इसे कितनी भी दयालुता से देखा हो, उसे अभी यह इतना स्वागत योग्य दृश्य लगा। उसने बिक्री पर मौजूद सबसे महंगी उपचार औषधि चुनी। जैसे ही उसने खरीदारी की पुष्टि की, उसकी चौड़ी खुली हथेली पर लाल तरल पदार्थ से भरी एक कांच की बोतल दिखाई दी। जिन वू ने बड़ी मेहनत से कॉक को खोला और अपने मुंह में औषधि डाल दी। लाल तरल उसके गले से नीचे चला गया और उसके शरीर में गहराई तक प्रवेश कर गया। आपकी थकान ठीक हो रही है। आपकी थकान ठीक हो रही है। शायद इसलिए कि यह सबसे महंगी औषधि थी, केवल एक बोतल ही स्पष्ट दर पर थकान के मूल्य को कम करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि किसी कारण से उसका HP मान बिल्कुल नहीं बदला।
HP 106/10,270, MP 204/850। थकान 0। पूरी बोतल खत्म करने के बाद भी उसका HP ठीक नहीं हुआ। यह उसकी थकावट की स्थिति 0 पर पहुंचने के विपरीत एक उल्लेखनीय विरोधाभास था। यह ऐसा क्यों कर रहा है? बोतल पूरी तरह से सूखने के बाद ही उसे अंततः इस विसंगति का कारण समझ में आया। जब आपका शेष HP 10% से कम हो, तो उपचार औषधि से स्वयं को ठीक करना असंभव है। कितना सरल कारण है कि उसका शेष HP बहुत कम था। बिल्कुल, यहां तक कि उपचार जादू की भी अपनी सीमाएं थी। यह उसके लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं थी। जिस प्रकार एक उपचारकर्ता की रैंकिंग उसकी उपचार क्षमताओं के दायरे को निर्धारित करती है, औषधि भी एक निश्चित सीमा से अधिक उपचार नहीं कर सकती। और वह सीमा 10% है। उसने आज कुछ महत्वपूर्ण सीखा। हो सकता है कि वह एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान वास्तव में गर्म पानी में उतर गया हो, यह विश्वास करके कि औषधि सब कुछ हल कर सकती है। यही कारण है कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना महत्वपूर्ण था। खैर, एक पुरानी कहावत थी, है ना, जो चीजें उसे मार नहीं सकती थी, वे उसे और मजबूत बनाएंगी। इसने व्यक्तिगत अनुभव की उपयोगिता को बखूबी दर्शाया। और शुक्र है कि जिनवू के पास पेनल्टी जोन के संबंध में अनुभव था। मुझे यकीन है कि उन्हें अभी सामने आ जाना चाहिए। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसने सतह के नीचे जीवन रूपों की उपस्थिति को महसूस किया। जिनवू ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले 1 सेकंड के लिए अपने शरीर को कसकर सिकोड़ लिया। उसका पूरा शरीर पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा था। औषधि की बदौलत उसकी ताकत पूरी तरह वापस आ गई थी। अपने पैरों पर सीधे खड़े होकर जिनवू ने पीछे मुड़कर देखा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एक क्षण पहले वह जिस स्थान पर लेटा था, वह धंसने लगा और वहां एक गड्ढा बन गया। उस समय मैंने सोचा था कि अगर मैं फिसलकर वहां गिर गया तो मर जाऊंगा। लेकिन अब उसके पास इतनी छूट थी कि वह वास्तव में कुछ इत्मीनान से पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। रेतीले गड्ढे के बिल्कुल नीचे जमीन उबलने लगी और कांपने लगी। रेत एक खंभे की तरह फट गई और विशाल कनखजूरा प्रकट हो गया। सब कुछ उसकी अब तक की यादों से मेल खाता है। और उस समय भी मुझे ये चीज देखने में बहुत डरावनी लगती थी। लेकिन अब वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका जैसे वह धीमी गति में चलाए जा रहे किसी वीडियो फुटेज को देख रहा हो। जिनवू ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और उससे कनखजूरे के सिर के ऊपर तैर रहे उन लाल अक्षरों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करनी पड़ी। जहर नुकीले विशाल डेजर्ट सेंटीपीड। इसका नाम लाल अक्षरों में था, जो दानव के महल के सिरबेरिस के समान रंग था। तभी खोज संदेश उसकी आंखों के सामने आ गया। पेनल्टी क्वेस्ट, उत्तर जीविता। लक्ष्य, कृपया समय सीमा के अंत तक जीवित रहें। समय सीमा 4 घंटे। शेष समय 4 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। संदेश के विवरण की पुष्टि करते हुए जिनवू ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। मैं इससे अपने लिए समय खरीद सकता हूं। चूंकि उसने कालकोठरी से भागने के लिए तत्काल रिटर्न स्टोन का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसे यहां एक गोली लगी थी। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही पेनल्टी क्वेस्ट खत्म हो जाएगा, मुझे उस स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा। क्या होगा यदि दंड क्षेत्र के अंदर बिताए गए समय को खोज के दौरान बिताए गए समय के रूप में स्वीकार किया जाए? उनके उन्नति अंकों की संख्या बहुत अधिक होगी। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि इसका कैसा असर होगा। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि सिस्टम ने उसे हर दिन कैसे प्रभावित किया है, तो उसे यकीन था कि यह बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाएगा। घंटों तक वह 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सका और तत्काल रिटर्न स्टोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन केवल पेनल्टी क्षेत्र में स्थानांतरित होने से अब उसे अपने लिए 4 घंटे मुफ्त मिल गए। हालांकि एक मुद्दा था जिसे उसे अभी भी पहले हल करना था, और वह ये होगा कि क्या वह केवल 100 या उसके आसपास HP शेष रहते हुए भी इस जगह से सुरक्षित निकल सकता है। चूंकि औषधि का उपयोग करके खुद को ठीक करना असंभव था, इसलिए उसे इन कनखजूरों को सावधानी से मारने की पूरी कोशिश करनी पड़ी जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया। यह उनके लिए एक नए मिशन जैसा था। आओ इसे करें। जिनवू ने कसाका के जहर फेंक को बुलाया। और तब शेष समय 3 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। फिर जैसे ही पेनल्टी खोज शुरू हुई, कनखजूरे को आगे बढ़ने का मौका मिलने से पहले ही वह आगे बढ़ गया। जिनवू ने पलक झपकते ही दूरी तय कर ली और सेंटीपीड के ठीक सामने हल्के से छलांग लगा दी। वह सेंटीपीड के मध्य बिंदु के पास एक पैर पर उतरा और जैसे ही वह आगे बढ़ा, जिनवू ने राक्षस के शरीर पर कई चोटें पहुंचाई। सभी स्थानों पर कसाका का उल्टा पकड़ वाला जहर फैंग अतीत में चला गया, मांस फट गया और शारीरिक तरल पदार्थ बाहर निकल गया। कनखजूरा दहाड़ता हुआ बाहर आया और इधर उधर छटपटाने लगा, जैसे कि दिया गया प्रत्येक घाव सहन करने के लिए बहुत दर्दनाक था। थोड़ा सा जिनवू के दौड़ते पैर और भी तेज हो गए।
जिन वू ने चतुराई से सेंटीपीड के शरीर पर कदम रखा और 1 सेकंड बाद ही उसके सिर के शीर्ष पर पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथों से खंजर को पकड़ा और ऊपर उठा दिया। और तब महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। उसने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी हर शक्ति से कनखजूरे के सिर पर वार किया। नीचे की ओर इशारा करने वाला ब्लेड सेंटीपीड के सिर के मांस में गहराई तक घुस गया। कौशल महत्वपूर्ण अंक लक्ष्यीकरण का स्तर बढ़ गया है। बहुत अच्छा। इतने लंबे समय में समाचार का कितना अद्भुत अंश प्रदर्शित होना। लेवल अप वाइटल पॉइंट्स टारगेटिंग से नुकसान काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि सेंटीपीड ने अपना सिर काफी हिंसक तरीके से इधर उधर हिलाया और बहुत दर्द में इधर उधर उछला। जिन वो यहीं नहीं रुका। वह उसके सिर से हट गया और उसकी पीठ की ओर चला गया, क्योंकि उसने हमला करने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित शरीर का हिस्सा देखा था। जिन वू ने खंजर को राक्षस की पीठ के मांस में गहराई तक घोंप दिया और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके वह अपने हथियार को पकड़े हुए जमीन पर गिर गया। 120 पॉइंट से अधिक की स्ट्रेंथ स्टेट की शक्ति, साथ ही 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई से गिरने पर शीर्ष पर जोड़े गए गुरुत्वाकर्षण के मददगार हाथ के कारण सेंटीपीड की पीठ काफी शानदार ढंग से खुल गई। जिन वो बिना किसी परेशानी के जमीन पर उतरा। सेंटीपीड ने हर जगह अपना शारीरिक तरल पदार्थ उगल दिया। धीरे धीरे जमीन पर गिरने से पहले इसका विशाल शरीर धड़कता और कांपता था। सेंटीपीड का विशाल शरीर नीचे उतरा और धूल के बादल को उछाल दिया। आपने जहर नुकीले विशालकाय डेजर्ट सेंटीपीड को हराया। शेष समय की जांच करते समय जिन वू ने खुद को झाड़ा। शेष समय 3 घंटे 59 मिनट 42 सेकंड। मैंने 17 सेकंड बिताए। एक भी कनखजूरे को मारने के लिए उसे 20 सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ी। यह उससे बिल्कुल विपरीत था जब वह सेरबेरस से लड़ रहा था, जाहिर तौर पर इस सेंटीपीड के समान स्तर पर। वह अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। अच्छी तरह से हाँ। तब से मैं कई बार ऊपर चढ़ चुका हूं और इस बीच मेरे हाथ कितनी वस्तुएं लगी। यह एक स्पष्ट निष्कर्ष था। अब उसे विश्वास हो गया कि अगर ये राक्षस इतना छोटा खतरा पैदा करते हैं तो बिना किसी चोट के अन्य सेंटीपीड्स का शिकार कर सकेगा। अब तो मेरी समस्या इस स्थान पर राक्षसों की संख्या होगी जिनका शिकार करके मैं अपने अगले स्तर तक पहुंच सकता हूं। जब उसे कक्षा की खोज में वापस लाया जाएगा तो उसकी जीत की संभावना बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका होगा। यदि वह अपना एचपी ठीक किए बिना वापस चला जाता तो वहां केवल एक कुत्ते की मौत उसका इंतजार कर रही होगी। यह इसी बिंदु पर था जब जमीन से और अधिक रेत के खंभे फूटने लगे। ऐसा लग रहा था कि अपने मृत रिश्तेदारों के खून की गंध पाकर बहुत सारे कनखजूरे इधर उधर दौड़ पड़े। लगभग तुरंत ही जिन वू की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। यहाँ कितने लोग हैं? उन सभी कनखजूरों को रेतीली सतह से अपना सिर बाहर निकालते हुए देखकर जिन वू अब अपने चेहरे पर खिलने वाली व्यापक मुस्कान को नहीं रोक सका। लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ। पिछले 4 घंटों से इन सेंटीपीड्स के साथ कुश्ती करने के परिणामस्वरूप उसका स्तर 4 गुना बढ़ गया और अब यह 51 पर पहुंच गया। इससे पहले कि वह ये जानता, दंड की खोज समाप्त हो रही थी। पेनल्टी क्वेस्ट, उत्तरजीविता। लक्ष्य, कृपया समय सीमा के अंत तक जीवित रहें। समय सीमा 4 घंटे। शेष समय 0 घंटे 3 मिनट 19 सेकंड। जल्द ही उसे वापस जाना होगा। जिन वू ने अपने चारों ओर व्यापक दृष्टि डाली। उसने जहां भी देखा कनखजूरों की लाशें ही उसकी नजरों में भर गईं। उसके लिए धन्यवाद, वह अपना एचपी वापस पूर्ण रूप से प्राप्त कर सका। यह थोड़ी बर्बादी है कि ये चीजें कोई लूट या सोना नहीं देती। खैर, यह अजीब होगा कि लूट तब सामने आएगी जब उसे इस जगह पर सजा मिलनी थी। उसने इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया और इसके बजाय तैयार हो गया। इकट्ठा करना। वर्तमान सोना 31,15,629। ह्यूमनॉइड प्रकार के राक्षसों ने सोने से युक्त चमड़े की थैली को अक्सर गिरा दिया और साथ ही ईग्रिट ने उसे एक बार में 1.5 मिलियन सोना भी दिया। इसलिए अब उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन था। जिन वू ने अपना सारा सोना एक हथियार खरीदने में खर्च कर दिया। वास्तव में यही एक खंजर था जिसने उसकी आंख को पकड़ लिया। आइटम, नाइट किलर। दुर्लभता, बी। प्रकार, खंजर। आक्रमण, जोड़ 7-5। शूरवीरों द्वारा पहने गए कवच को काटने के लिए डिजाइन किया गया एक तेज और मजबूत खंजर। ब्लेड के किनारों का आकार आरा ब्लेड के दांतों जैसा होता है, इस प्रकार यह कवच की सतह से आसानी से नहीं फिसलेगा। प्रभाव, किलिंग नाइट्स, भारी बख्तरबंद विरोधियों पर हमला करते समय +25% अतिरिक्त क्षति। ये कवचधारी शत्रुओं से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हथियार था और इसकी कीमत 2.8 मिलियन सोना है। इस हथियार को खरीदने के लिए उसे अपना लगभग सारा सोना खर्च करना पड़ा, लेकिन उसके पास इस पर आंसू बहाने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं सोने को अपने साथ कब तक ले जा सकता हूं। उसने संकोच नहीं किया और खंजर खरीद लिया। आपने नाइट किलर खरीदा है। आपने बैंडेज खरीद लिया है। नाइट किलर के साथ जिन वू ने पट्टियों का एक रोल भी खरीदा। उसने अपने दाहिने हाथ में डरावनी दिखने वाली आरी जैसी काटने वाली धार वाले खंजर को पकड़ लिया और उन दोनों को पट्टी से कसकर लपेट दिया। जब उसने नाइट किलर को एक दो बार घुमाया तो ऐसा लगा जैसे खंजर अब उसके अंग का हिस्सा बन गया है। कम से कम मुझे इसे गलती से नहीं गिराना चाहिए। उसने कसाका के जहर वाले दांत को अपने बाएं हाथ पर भी बांधने के बारे में सोचा, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। यह बहुत बोझिल होगा जब वह दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर पाएगा। उसने सोचा कि कम से कम उसका एक हाथ अभी भी अपनी गतिशीलता बनाए रखने से उसका जीवन और अधिक लचीला हो जाएगा। जब वह बची हुई पट्टी को इन्वेंटरी में रख रहा था तो उसने इग्रिट के रूनस्टोन को देखा। ये बात भी थी। रूनस्टोन, शासक की पहुंच। आप इस रून पत्थर को तोड़कर कौशल को आत्मसात कर सकते हैं। अभी उसे हर चीज को समझने की जरूरत थी, भले ही वह भूसे का टुकड़ा ही क्यों ना हो। चाहे वह कोई वस्तु हो या कौशल, उसे वह सब कुछ हासिल करना था जो उसकी युद्धक शक्ति बन सके। जिन वू ने संकोच नहीं किया और रून स्टोन को तोड़ दिया। आपने कौशल, शासक की पहुंच हासिल कर ली है। कौशल, शासक की पहुंच LV1। सक्रिय कौशल, सक्रिय करने के लिए आवश्यक MP कोई नहीं। बिना छुए भी आप किसी वस्तु को शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ही उसने वह विवरण पढ़ा, उसे एक दृश्य याद आ गया। यह तब हुआ जब इग्रिट ने अपना हाथ अपनी लंबी तलवार की ओर बढ़ाया जो दूर फर्श पर गिरी हुई थी। तो यही वह कौशल है जिसने उस समय तलवार को चलाया था। एक ऐसा कौशल जो अपनी इच्छा के अलावा दूर से ही वस्तुओं को इधर उधर घुमा सकता है। इसके अलावा उसे कोई मन भी खर्च नहीं करना पड़ा। अगर मैं किसी भी वस्तु को हिलाने में सक्षम हूं जो मैं देखता हूं जैसा कि विवरण में कहा गया है, तो यह एक अद्भुत कौशल होगा। जिन वू ने तुरंत अपने बगल में सेंटीपीड की लाश पर कौशल का प्रयोग करने की कोशिश की। आपकी दक्षता बहुत कम है और लक्ष्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आपकी दक्षता बहुत कम है और लक्ष्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यदि वह किसी भारी चीज को हिलाना चाहता था तो यह संभव था कि कौशल के साथ उसकी दक्षता बहुत अधिक होनी चाहिए। तो फिर यह कैसा रहेगा? जिन वू ने कसाका के जहर को फर्श पर गिरा दिया और उसने अपना हाथ खंजर की ओर बढ़ाया। फिर खंजर तेजी से ऊपर उठा। जिन वू ने पॉइजन फैंग की मूठ छीन ली और उसे पूरी तरह से रहस्यमय आंखों से देखा। अच्छा, ये काम आएगा। और इसके साथ ही वह उतना तैयार था जितना वह कर सकता था। जब उसने पुष्टि करने के लिए अपना सिर उठाया तो आवश्यक समय लगभग समाप्त हो चुका था। शेष समय 4 सेकंड। जब टाइमर 4 से 3 में बदल गया तो सिस्टम से एक नया संदेश उसके सामने आया। पेनल्टी क्वेस्ट शीघ्र ही समाप्त होगा। और उसके बाद एक और संदेश आया। जैसा कि आपने पेनल्टी जोन के अंदर शिकार करने का प्रयास किया है, अगले पेनल्टी क्वेस्ट की कठिनाई को उच्च स्तर पर समायोजित किया जाएगा। कठिनाई को अधिक समायोजित किया जाएगा। मतलब ये शिकार को इतना कठिन बना देगा कि पेनल्टी क्वेस्ट वास्तव में फिर से उचित सजा के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। लेकिन फिर क्या अगली बार ऐसा होगा? जिन वू ने उत्सुकता से अपनी लार निगल ली। यहां से आगे ये क्लास चेंज क्वेस्ट पर वापस आ गया है। उस बॉस के कमरे के अंदर सैकड़ों राक्षस उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। या फिर ये संख्या अभी और भी ज्यादा हो सकती है। यदि वह यहाँ दयालु था तो वह उस स्थान पर लौट रहा था, लेकिन सच में यह ऐसा था जैसे उसे वापस वहीं फेंक दिया गया हो। HP, MP, थकान, उपकरण और यहाँ तक कि एक नया कौशल भी। और उसका नवीनीकृत संकल्प। जब उसने पहली बार उस स्थान पर कदम रखा था तब उसकी वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन जब उसने वहां वापस जाने के बारे में सोचा तो वह तनावग्रस्त और घबराए बिना नहीं रह सका। जोर से उसका दिल इतनी जोर से धड़कता था कि वास्तव में दर्द होता था। जिन वू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश की। जल्द ही उसके दिमाग में परिचित यांत्रिक बीप बज उठी। पेनल्टी क्वेस्ट समाप्त हो गया है। यह मेरा आखिरी मौका है। जब जिन वू ने फिर से अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि चांदी के रंग के सभी शूरवीरों से भरी हुई थी जो एक ही बार में उसकी दिशा में अपना सिर हिला रहे थे। हालांकि वे अभी महत्वपूर्ण नहीं थे। तुरंत जिन वू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कुछ खोजा। मुझे पहले जादूगरों को ढूंढना होगा।